Dear students, welcome back. Yes, this time for my student of CPET ओडिशा 2026 के पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो सीपेट लेती है वो कई मेरे स्टूडेंट इसमें अपियर होते हैं। मेरे बहुत लवली स्टूडेंट और उनके लिए मैंने टाइम निकाल करके एक मैराथन वीडियो कह लीजिए मैंने बनाया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप सीपीईटी की दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद उपयोगी हो सकता है। इसमें मैंने किया क्या है कि 20, 25, 24 और 23 के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है उसको चुन करके निकाला है 3 साल के पैब एड के पेपर में। जो इसके अलावा उसमें इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चन रहते हैं और उन क्वेश्चन को पब एड के क्वेश्चन को एनालाइज किया। ऑफ कोर्स आपको आने वाले एग्जाम के लिए हिंट देते हुए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, अभी तो खास करके पॉलिटिकल साइंस, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीईटी 2026 जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट है उड़ीसा के टॉप कॉलेजेस के लिए, और उसमें 3 इयर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। सो लेट अस बिगिन। ये आपको बताना मेरा कर्तव्य है। शायद आपको यदि पता नहीं हो तो आपको इससे फायदा हो सकता है कि जामिया के लिए जो है क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं कभी भी, अभी से लेके एग्जामिनेशन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको 15 थीम वाइज मॉक्स मिलेंगे, बिल्कुल लाइव। कोई आपको ये नहीं है कि जो प्रीवियसली लिए गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल लाइव मिलेंगे। और एक जो है फुल लेंथ पेपर भी मिलेगा, पॉल साइंस का भी और आईआर का भी। आप गौर कीजिए कि आईआर के लिए भी मतलब एक कंबाइंड बैच है जिसमें आईआर और पॉल साइंस दोनों के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। देन लास्ट मिनट रिवीजन क्लासेस भी होंगे, एक या दो। और एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी लाइव सेशंस भी होती है जिसमें कि डिस्कस की जाती है। यदि आप इन सब का फायदा उठा के अपने चांसेस को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जामिया पीजीईटी पॉल साइंस एंड आईआर के पेपर के लिए, तो आप अपना मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू यदि साउ दे रहे हैं तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया कि या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं, अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आइए अब 2025 के पेपर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद 24 और फिर 23। इससे पहले कि एक एक करके क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, मैं ये बता दूं कि 25 एंड 24 के जो पब्लिक पप्पा बैट के जो क्वेश्चन है वो बेहद इजी हैं। मोस्ट ऑफ देम, थोड़े बहुत आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, लेकिन अचानक से 2023 के पेपर ह्यूजली डिफिकल्ट हो जाते हैं और पूरा पेपर ही 80 क्वेश्चन जो था ऑलमोस्ट सभी जो है वो पप्पा बैट पे थे और काफी हायर। कोई अरबिक भी और कोई कहीं से भी पूछा गया था, उसमें इतना कम कट ऑफ गया था, आई रिमेम्बर। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको क्वेश्चन जो है वो 25 और 24 जैसे ही आएंगे। 23 इज ए आउटलायर, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान थोड़ा बहुत तो स्कोप एनवलप बढ़ाता ही है, तो उस तरीके से आपको देखना चाहिए। लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज बाय हेनरी फेयल। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने 1916 में बुक लिखा था, फ्रेंच हेनरी फेयोल ने, वो तो फ्रेंच में बुक थी लेकिन इंडस्ट्रियल एंड जनरल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके 1916, ये ईयर मत भूलिएगा, क्रोनोलॉजी में आता है। उसमें उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जो प्राइवेट पब्लिक हर जगह लागू होता है। मैं इसमें से केवल कुछ ही को पढ़ूंगा, लाइक यूनिटी ऑफ कमांड बहुत फेमस हुआ, देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी उसके साथ, स्केलर चेंज जिसको हायरार्की कहा जाता है, देन इक्विटी, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉप। और इस पेपर में आपको कई बार ये मिलेगा, इसको बहुत बार आप रेफर कर सकते हैं, इसको एक बार नहीं 4 बार 10 बार देख जाओ, थोड़े दिमाग में साथ बिठा दो। ये कहते हैं कौन सा इसमें से नहीं है, और रिपीट है, ऐसा कई बार रिपीट, इस क्वेश्चन में 3 बार शायद रिपीट किया गया है इस 3 साल के पेपर में।
तो इसमें से यदि आप देखो तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे मिलेगा, यूनिटी ऑफ कमांड मिलेगा, साइंटिफिक टास्क एनालिसिस नाम की कोई चीज इसमें नहीं मिलती है, स्केलर चेन भी मिलता है, इसलिए ऑड वन आउट ये है। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, सीपीईटी एग्जाम के लिए इसको याद कर लो, किसी भी एग्जाम के लिए इसको याद कर लो। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, थ्योरी ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, डिसीजन मेकर जो बाउंडेड रैशनैलिटी। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताएं, इस पूरे पेपर में आपका सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, बिल्कुल वंडरफुल काम करता है। इसमें 4 ऑप्शन में देखोगे, सबसे लंबा यही स्टेटमेंट है, यही सही है, हर जगह ये काम करता है। अब ये देखो, बाउंडेड रैशनैलिटी जो है, मैंने कई बार कहा, लेकिन फिर भी एक बार समझो। रैशनैलिटी का मतलब होता है आप में तार्किक क्षमता है, आप में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बेस्ट चॉइस जो आपकी यूटिलिटी है, प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करे चुनने की आप में ताकत है। लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। इसको उन्होंने कहा था बाउंडेड रैशनैलिटी है। हमारे पास इनफिनाइट टाइम, एनर्जी और इतना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ताकत नहीं है, इसीलिए हम केवल गुड एनफ डिसीजन लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एक सेटिस्फाइसर होता है, ना कि ऑप्टिमाइजर, वो इकोनॉमिक मैन नहीं होता है। So he makes decision within the limits of available information, time and cognitive capacity. Cognitive मतलब दिमाग कितना आपका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, सी। लेकिन सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नॉइज किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन थ्योरी में नॉइज का मतलब होता है स्प्यूरियस, जो चीजें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो यदि आपको कम्युनिकेशन में मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए नॉइज का सबसे अच्छा एग्जांपल, आप किसी एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्ज में बैठे हो, जहां के हर कंट्री के लोग हैं, वहां आप एक आदमी से हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन जो बगल में जो फ्रेंच में दो लोग बात कर रहे हैं ना, वो आपके लिए नॉइज है, क्योंकि आपके लिए वो स्प्यूरियस है, अतिरिक्त है, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, आपको नॉइज मिल जाएगी। और आपकी जो बात है उनके लिए नॉइज है। तो नॉइज मतलब जो आप सुनना चाहते हो, जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिस कम्युनिकेशन में, उसके अलावा जो भी है वो नॉइज है। सो यहाँ पे भी देखो, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सही 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 स्टेटमेंट। एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दैट डिसऑर्डर और डिसरप्ट द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। आपको बगल में जो फ्रेंच में लोग बात कर रहे हो, आपको कम्युनिकेट करने में बाधा पहुंचाएगा, उसको नॉइज कहते हैं। एनी एक्स्ट्रा नॉइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एनपीए आपको पता है 1968 में फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है, ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मेरिनी लेकर के इसको आते हैं। इसमें 5 प्रिंसिपल होती है, जो बाद में मैंने लिखा भी है। इक्विटी है, चेंज मैनेजमेंट है, रिलीवेंस है, क्लाइंट फोकस है, इक्विटी है, इस टाइप की बातें इसमें आती हैं। वो उस समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़े वेलफेयर स्टेट जो हो रहा था उससे अलाइन करने की एक कवायद थी। तो यहाँ पे देखोगे तो सोशल इक्विटी जहां देखो, वहां पे आप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ध्यान रखना कि सोशल इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, मतलब यदि कोई बहुत पीछे है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा दे देना। जो डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो इक्विटी बेस्ड है। इक्वलिटी है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, जैसे सबको बराबर देना, ये डिसरिगार्ड, मतलब ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल इज इक्वालिटी, बट ट्रीटिंग अनइक्वल अनइक्वली इज इक्विटी। कमिटमेंट टू सोशल इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। 5 थीम हमेशा याद रखो, गाइड में भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? अब एनपीए आया तो एनपीएम जान लो। एनपीएम जो है 1980s और अर्ली 1990s में आता है। इसमें खास करके क्रिस्टोफर हुड की जो आर्टिकल थी, जिसका मैंने आगे जिक्र भी किया है, पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन, और टेड गैबलर और ऑसबॉर्न की जो बुक थी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। जो सेकंड मीनो बुक कॉन्फ्रेंस होता है 1988 में, वो भी एनपीएम को लाने में हेल्प करता है। एनपीएम जो है एनपीए से काफी अलग था, मतलब एन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो कवायद जो उस समय की जो दुनिया, जो नियो लिबरल वर्ल्ड हो गई थी, कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था और पूरा दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का बहाव चल रहा था, उससे अपने को अलाइन करने का, मार्केट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलाइन करने की कवायद थी। सो इट वाज एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, आपको याद है ना, सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल, शारीरिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, फिर सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, और सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। तो ये कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड? हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, मतलब हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, उस टाइप की अपने को जानने की नीड, कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, दैट इज हाईएस्ट काइंड। और ये तभी हो सकता है जब ये सब नीड आपका पूरा हो चुका हो।
80 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मैरी पाकर फोलेट। मैरी पाकर फोलेट जो है एक ऐसी लिंक थी, जो क्लासिकल जो थिंकर हैं, फायोल, गुलिक, उर्विक, वेबर, टेलर, वो और जो नियो क्लासिकल जो है, जिसमें आप पीटर ड्रकर को भी ले सकते हो, अल्बर्ट साइमन, उन सब के बीच का एक लिंक जैसी ये दिखती है। ये सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करती है, और कई सारे इनके जो है बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लाइक सर्कुलर रिस्पॉन्स जो इसमें पूछा भी गया है, इंटीग्रेशन एज द बेस्ट मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट को ये कंस्ट्रक्टिव मानती थी यदि उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाए। इसके अलावा लॉ ऑफ द सिचुएशन इन्होंने दिया है। तो कई पावर ओवर वर्सेस पावर विथ का भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे जो है देखो, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू इंटीग्रेशन एंड पार्टिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग। यदि इंटीग्रेशन के थ्रू कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, तो वो हेगल का जो होता है ना, थेसिस, एंटीथेसिस एंड फिर सिंथेसिस, तो ये सिंथेसिस होगा। मतलब जो वर्कर और मैनेजमेंट एक हायर लेवल पे पहुंचेंगे यदि इंटीग्रेशन से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, और वैसे कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैरी पार्कर फोलेट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट तो चलो वेबर से आएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिवीजन ऑफ वर्क, अभी हम लोगों ने देखा 14 पॉइंट प्रिंसिपल, फाइव, ये सब सब क्लासिकल एरा के थिंकर है। अकॉर्डिंग टू डगलस मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स एम्प्लॉय आर जनरली। अब देखो क्या है कि उन्होंने, डगलस मैकग्रेगर ने एक बुक लिखा था, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज का, ईयर भी देख लेना। और उसमें उन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दिया था। उन्होंने कहा था कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय इनके अंडर काम करते हैं, वो दो तरह के, दो मिजाज के होते हैं, दो तरह के एट्रीब्यूट के होते हैं, एटीट्यूड के होते हैं। एक है थ्योरी एक्स, जो यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप समझ सकते हो कि बड़े आलसी हैं, वर्क को अवॉइड करते हैं, हमेशा कामचोरी करते हैं, तो आपको उसको बहुत क्लोज सुपरवाइज करना पड़ेगा, ठेलना पड़ेगा, पुश करना होगा। लाइक लेजी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। और एक दूसरा जस्ट उल्टा है, थ्योरी वाई। वाई टाइप ऑफ जो पर्सन होते हैं, वर्कर एम्प्लॉय होते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, पैशनेट होते हैं, अपने काम को वो खुद अपने तरह से करना चाहते हैं, लेकिन उनको स्पेस चाहिए होता है, उनको रिकॉग्निशन चाहिए होता है। यदि उनके पीछे पड़े रहोगे ना, हर मिनट पूछोगे एक्स टाइप के एम्प्लॉय जैसे कि हुआ हुआ, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। तो आपको पहचानना है कि वाई टाइप एम्प्लॉय है या एक्स टाइप। ये देख, मैकग्रेगर का था। यहाँ भी आप देखो कि सबसे बड़ा फ्रेज या स्टेटमेंट सबसे सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि करीब 22 या 24 जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें से कौन सा फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। एस्टीमेट कमेटी, सुपर, जो कि फाइनेंस ही देखती है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट था, कितना आपने खर्च किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पब्लिक ऑन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी एक फाइनेंशियल जैसा ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, उसके अंदर ये काम करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बिल्कुल ही फाइनेंशियल कमेटी है, जो सीएजी के रिपोर्ट को स्क्रूटनी करती है, और ये देखती है कि जो एक्सपेंडिचर हमने ग्रांट किया था वो सही ढंग से एग्जीक्यूटिव ने खर्च किया कि नहीं। कमिटी ऑन पेटिशन जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, ये कैसी कमेटी है? आप प्रार्थना पत्र देते हो, कई तरह से लेजिस्लेचर को भी लोग, जो है जनता, कई कई चीजें देती हैं कि भाई देखिए ये है, कानून बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। उन सब पेटिशन को देखने के लिए कमिटी ऑफ नॉन पेटिशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज करेक्ट। अब यहाँ पे आइए, पीएससी फिर आ गई है। तो यहाँ पे भी सबसे लंबा स्टेटमेंट, इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। मैंने बताया भी, मतलब सीएजी जो है आर्टिकल 148 के तहत, आपको पता है, ये वॉचडॉग है पब्लिक पर्स का। बेसिकली सीएजी ये देखती है अपने ऑडिट में कि आपको जो अप्रोप्रिएशन एक्ट से, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव को जो पैसे मिले थे, उसका सही ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं। और ये बहुत बड़ा दायरा है। फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है थ्रू प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, और उस पर सीएजी स्क्रूटनी करती है, उस पर बहस होती है। Which of the following is not one of the 7D of the Sevotam model for public service delivery as recommended by 12th report of the second ARC? ये कई तो पहले तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। ये कहते हैं कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बहुत सारे रिपोर्ट दिए थे, इनफैक्ट 15 दिए थे। उसमें से जो 12वीं रिपोर्ट थी, वो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के बेसिस पे थी। उसमें उन्होंने जो है सर्वोत्तम मॉडल, सेवोत्तम, सेवा जोर उत्तम, मतलब सर्विस, गुड सर्विस का उन्होंने 7D बताया था। उस 7D में से कौन सा नहीं, ये थोड़ी गलत भी इन्होंने कर दिया है। उसमें जो 7D था, वो ये था, डिफाइन, डिसेमिनेट, डिस्प्ले, डेडिकेट, डिलीवर, डिटरमिन, डिपेंड। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप नेट पे जाकर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कहीं डिजाइन नहीं आता है और डिबेट भी नहीं आता है, लेकिन डिजाइन आप कह सकते हो
कि अपने सर्विस डिलीवरी के ऑब्जेक्टिव को कि क्या आप दे सकते हो, सिटीजन चार्टर जैसे बना करके आप डिफाइन कर दो और उसको डिसेमिनेट करो, शायद इसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो लेकिन चलो, बेटर डिजाइन डिबेट में चुनना हो तो डिबेट को चुन लो, लेकिन वेग थोड़ा है। यहाँ पे ये भी जानने जरूरी है कि जो सेवोत्तम जो मॉडल है, वो तीन उसके पिलर हैं। एक सिटीजन चार्टर है जो इंडिया में 1997 में आता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है, डिफाइन करती है कि हमारा क्या सर्विस क्वालिटी होगा। जैसे एक बैंक जो है डिक्लेयर करता है कि इतने मिनट में हम आपका चेक बुक दे देंगे, इतने मिनट में हम बैंक ड्राफ्ट बना देंगे। इस तरह की कमिटमेंट, सर्विस कमिटमेंट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट या पब्लिक। और उसके बाद उसको उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करती हो। यदि ना हो तो पब्लिक ग्रीवांस आप उसको दर्ज कर सकते हो, शिकायत, और उसको सुनने की व्यवस्था है, और सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी डेवलप करती है। इस सब को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, डार पीजी, जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, कार्मिक विभाग, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। व्हाट इज द टर्म एस्टिमेट कमिटी? व्हाट इज द टर्म एस्टिमेट कमिटी? व्हाट इज द टर्म ऑफ, अच्छा, टेनियर, टेनियर मतलब कितने समय के लिए। यहाँ पे ना एक याद कर लो, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मेंबर का जो टर्म होता है वो 1 साल होता है, किसी का भी। दूसरा भी याद कर लो कि पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर इंडिया में ऑलवेज एक ही मेथड से चुने जाते हैं, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिससे कि राज्यसभा के एमपी जैसे चुने जाते हैं, या इवन प्रेसिडेंट भी उसी से चुने जाते हैं, प्राइम वाइस प्रेसिडेंट भी। सो 1 ईयर। Which of the following statement most accurately reflect a nuanced, nuanced का मतलब होता है बहुत महीन, फाइन, अंदर घुस के किसी चीज को जब समझते हो, न्यूआंस्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब अगेन इन्होंने तो आपको एक हिंट दे दिया है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही है, सेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मतलब आप इफिशियंट हो सकते हो, सेंट्रलाइजेशन होगा तो तेजी से डिसीजन होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म होगा, एक दिन लिया और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, डिसीजन डिसीजन मेकिंग जो है बहुत इफिशियंट हो जाती है। बट मे हिंडर रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड। लेकिन मान लो यहाँ से दिल्ली से डिसीजन लिया जा रहा है, कलकत्ता में उसका क्या असर होगा, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन से ही हो सकता है, जब आप विकेंद्रीकरण करते हो। कलकत्ता होगा, कलकत्ता खुद डिसीजन ले, लाइक दिस। बट डिसेंट्रलाइजेशन फोकस fosters adaptability, वो लोकल नीड से अडाप्ट कर सकते हैं, बट मे लीड टू पॉलिसी फ्रैगमेंटेशन। लेकिन आपका हर जगह अलग अलग डिसीजन होगा तो फ्रैगमेंटेशन मतलब बिखराव हो सकता है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के हानि और लाभ के बारे में कहता है। बाकी पढ़ोगे ना, आप पढ़ने से ही समझ जाओगे कि गलत है। लाइक सेंट्रलाइजेशन लीड टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, while decentralization always increases operational efficiency। अब यहाँ पे देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑलवेज इफिशियंसी, ये तो इनफैक्ट उल्टा है, इफिशियंसी ऑलवेज बढ़ता है सेंट्रलाइजेशन में, लेकिन इफेक्टिवनेस बढ़ता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मैक्सिमाइजेज लोकल पार्टिसिपेशन, ये तो सही है, मैक्सिमाइजेज लोकल पार्टिसिपेशन, बट इनहेरेंटली वीकेंस नेशनल इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन से नाता नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन एलिमिनेट द नीड फॉर हायरार्किकल कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये नहीं है। द 10th रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी कमीशन, सेकंड एआरसी क्या है? मतलब ये इन्होंने इतने बार पूछ दिया कि मैंने अगले स्लाइड में पूरा जो 15 रिपोर्ट है सेकंड एआरसी की, जो कि 2005 में स्टैब्लिश होती है, 2009 तक अपने 15 रिपोर्ट देती है, और उसके चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली होते हैं। ये सब स्टूडेंट याद करते हैं, आप भी याद कर लो जो मैंने कहा। उनकी जो 10वीं रिपोर्ट थी, वो मुझे लगता है वो थी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, कैरियर ओरिएंटेशन, मैन पावर प्लानिंग, जो कार्मिक विभाग बोलते हैं, स्केलिंग न्यू हाइट्स। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, आगे आप देख लेना। ये मैं कह रहा था कि पूरा मैंने दे ही दिया है इसको, 2 जगह मैंने यहाँ दे दिया है, इसमें आप 10वां देखो तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सही है, माय मेमोरी वाज राइट। यहाँ फर्स्ट जो है राइट टू इंफॉर्मेशन है, रट लो। सेकंड ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट, इथिक्स इन गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर, 5 ऐसे याद कर लो। 43 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लैटरल एंट्री इनिशिएटिव इन इंडियन सिविल सर्विसेज। लैटरल एंट्री जो कुछ साल पहले बड़ी न्यूज में था, अब तो शांत हो गए। लैटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? एक एंट्री होती है कि बच्चे जो है, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो सिविल सर्विसेज देते हो, आईएएस आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज में जाते हो। दूसरी है कि कोई जो है मैनेजमेंट किया, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, एक्सपीरियंस लिया, और वो सीधा जो है वो डायरेक्टर में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में, गवर्नमेंट में आते हैं। मतलब लैटरल, कोई सीधा नीचे से नहीं आते हैं, वो सीधे पैरेलल आ जाते हैं। मतलब यहाँ मार्केट है,
और मार्केट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ये लेवल है, मान लो सेक्शन ऑफिसर है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है। और मार्केट से कोई 15 साल काम किया और सीधे डायरेक्टर लेवल में ज्वाइन कर लेता है या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में ज्वाइन कर लेता है, कोई 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला, इसको लैटरल एंट्री कहते हैं। यहाँ पे देखो सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, और जनरली वो लोग एक्सपर्ट होते हैं फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इनटू द सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट। Which one of the following is the primary role of Niti Aayog? Again, I will go with this. नीति आयोग क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है। एक्ट एज ए पॉलिसी थिंक टैंक फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल इसको रट लो, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, छोटा सा, जो आगे आपको यूज आएगा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? 16 फाइनेंस कमीशन जो कि 25 से 30 के बीच में जो है वो उनको रिकमेंडेशन देना है, और आगे कब तक लागू रहेगा जरा ये देख लेना। मुझे लगता है कि उसकी जो रिकमेंडेशन है वो 1930 के बाद लागू होगी, चेक कर लेना है इसको। यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि अभी जो है उनकी 5 इयर्स की टेन्योर है, और उनका जो रिपोर्ट है वो कब के लिए, शायद वो रिपोर्ट अगले 5 साल के लिए होता है। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो अरविंद पाणिग्राही है, एक समय में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होते थे। जो 15 फाइनेंस कमीशन थी, जिसका कि टेन्योर 20 to 25 था, जो खत्म हो चुका है, उसके जो थे एन के सिंह, एक वो सीनियर आईएएस होते थे, वो थे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत काम करती है, और फिजिकल फेडरलिज्म की मैकेनिज्म है, जिसमें ये रिकमेंड करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस जो है उसका बंटवारा कैसे हो, या ग्रांटिंग एड जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट का, वो किस स्टेट को कितना जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये जो है जामिया भी पूछते हैं और सीपेट भी, ये दोनों जो है ये फॉन्ड ऑफ है गवर्नमेंट के अंदर घुस करके जानने को। तो दो तीन डिपार्टमेंट, दो तीन मिनिस्ट्री ऐसे हैवी है कि उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री है। जैसे एक है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें ये 6 डिपार्टमेंट है, बस इसको देख लो, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तीसरा है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाले तो आगे पूछे गए हैं, तो देख लेना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, मतलब जो वर्कर है उसके दिमाग में एक छोटा सा स्थान, एक स्पेस, जिसमें यदि कोई ऑर्डर फॉलो करता है तो वो डेफिनेटली उसको फॉलो करता है, वो सोचता भी नहीं। इसको जोन ऑफ इंडिफरेंस कहा चेस्टर बर्नार्ड ने अपने बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में उन्होंने लिखा था। इस बुक को भी याद कर लो। इन विच सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट सर्टेन ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन, ये चेस्टर बर्नार्ड की थीसिस है। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटर फैक्टर? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने एक बुक लिखा था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। आप नहीं, ये देख लेना, ये क्या बुक का नाम था वो देख लेना। लेकिन ये बहुत फेमस बुक थी, जिसमें उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था। जैसे वहां थ्योरी एक्स और वाई आपने मैकग्रेगर का देखा, उन्होंने यहाँ पे दो सिचुएशन का जिक्र किया। एक को कहा हाइजीन फैक्टर, जो डिससेटिस्फैक्टर है, मतलब कि यदि हाइजीन फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी तो वर्कर जो है वो डीमोटिवेट होंगे, लेकिन होगी तो बस ठीक है, उससे कोई मोटिवेशन बढ़ती नहीं है, घटती जरूर है। इसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं। दूसरा जैसे कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, लाइट, बैठने की व्यवस्था, वॉशरूम एंड ऑल, कंपनी की पॉलिसी, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, पीयर्स, ये सब हाइजीन फैक्टर है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो मोटिवेशनल फैक्टर है, जो यहाँ मोटिवेटिंग फैक्टर का है। जैसे कि आपका कैरियर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन कितना मिलता है आपको समाज में वहां काम करने से या ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क इटसेल्फ जो है आपके लिए चेरिश होना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एडवांसमेंट, यदि ये सब होता है तो आप मोटिवेट होते हैं। तो जैसे मान लो ये एक है जीरो, यहाँ बेस लाइन है। यदि आपका हाइजीन फैक्टर खराब है ना, तो आप इससे डीमोटिवेट हो गए। लेकिन यदि बहुत अच्छा हाइजीन फैक्टर है तो आप यहां तक जाके रुक जाओगे, इसके ऊपर नहीं जाओगे। जबकि मोटिवेटिंग फैक्टर में आपका मोटिवेशन इस बेस लाइन से ऊपर जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां देखो तो सैलरी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रिकॉग्निशन जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर है, वर्किंग कंडीशन, ये सब सब हाइजीन फैक्टर है। Which method of conflict resolution was most advocated by मैरी पार्कर फोर्ड? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाता है। सीपीईटी भी और जेएमआई भी क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बड़ी फेमस है, एक साल से दूसरे साल में भी और एक ही साल में भी रिपीट करते हैं। अभी उन्होंने देखा, यह है इंटीग्रेशन। उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज से नहीं होनी चाहिए, डोमिनेंस से। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? मैंने कहा था ना कि पीएमओ में भी काफी सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस,
देन कार्मिक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसमें डीओपीटी, डार पीजीओपी जो मैंने बताया वो आता है। नीति आयोग भी सीधा पीएमओ, क्योंकि चेयरपर्सन पीएम होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट भी होता है। तो यहाँ सब कुछ है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एमएचए में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसको होम मिनिस्ट्री कहते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल इंडिया सर्विस बी क्रिएटेड? बिल्कुल जान लो आर्टिकल 312, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 310 को भी जानो, 311 को भी। ये मैंने जामिया में भी बताया था पब में, यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो जरूर याद होगा। 310 जो है, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर आर्टिकल। इसमें यह कहा गया कि सिविल सर्वेंट जो है सेंटर में, यूनियन में, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, मतलब कभी भी उनको हटाया जा सकता है। और स्टेट में प्लेजर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 312 जो है मैग्ना कार्टा टू सिविल सर्वेंट कहा था, जिसमें उनको अधिकार दिए गए हैं कि कोई उनको बिना प्रॉपर इंक्वायरी और बिना मौका दिए हटा नहीं सकता। एक तरह का उनको सुरक्षा है उनके टेन्योर की, जो 310 से बचाता है उनको, कि ठीक है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे हो, गवर्नर पे हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको एक लेटर आएगा और हटा दिया जाएगा। बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। कई लोग कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट टू सिविल सर्वेंट, आर्टिकल 312। तो 310, 311, 312 है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। इसमें यह कहा गया है कि यदि राज्यसभा 2/3 के बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, एक रिजोल्यूशन नेशनल इंटरेस्ट में पास करे कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट होनी चाहिए, और लोकसभा मान ले, तो वो सर्विस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ ये भी जानो कि जो सर्विस क्रिएटेड है वो है आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विस, एंड आईजेएस इंडियन जुडिशियल सर्विस। इसमें से ये 3 सर्विस ऑपरेटिव है। ये सर्विस अभी जो है कंस्टिट्यूट नहीं हुई है और ऑपरेटिव भी नहीं है। आईएफओएस एक अजीब सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। इंडियन जुडिशियल सर्विस पिकुलियर है कि इसका जिक्र तो मिलता है, लेकिन ये है नहीं। ये कभी खोजे से आपको इंडिया में मिलेगी नहीं। ये दोनों है भी और है, मिलता भी है। अब समझो कि ऑल इंडिया सर्विस सेंट्रल सर्विस से कैसे अलग है, ये भी समझो। सेंट्रल सर्विस वैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। जो जो इस तरह के जितने जितने सर्विस आप देखते हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो काम करते हैं, इंडियन ट्रेड सर्विस है, लाइक दैट। ये जो सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विस, वो भर्ती करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा उसके कैडर को मैनेज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट पूरे पूरे लाइफ लॉन्ग। थोड़े दिन के लिए सेंट्रल में डेपुटेशन पे कर सकते हैं। इसको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। ये एक तरह के अंग्रेजों का बनाया हुआ है जो स्टेट पे काबू कर सके, उस तरह से। जो सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर हैं वो सेंटर में ही नियुक्त होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में ही, डिफरेंट मिनिस्ट्री में काम करते हैं, वो स्टेट में काम नहीं करते। व्हाट डज द पीटर प्रिंसिपल स्टेट रिगार्डिंग एम्प्लॉय इन ए हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन? कौन से पीटर, आप ये देख लेना, पूरा नाम देख लेना, लेकिन पीटर प्रिंसिपल बहुत फेमस है। वो ये कहते हैं दिस वन, कि देखो होता क्या है कि कोई भी सिविल सर्विसेज में ज्यादा ये आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एम्प्लॉय जो प्रमोट होता है, मान लो इस पोस्ट, ये नीचे का पोस्ट है, ये हायर पोस्ट है, इस पोस्ट पे उसने अच्छा काम किया तो प्रमोट हो गया इस पोस्ट पे। अब यहाँ भी अच्छा काम किया तो इस पोस्ट पे, ऐसे वो प्रमोट होते रहेगा। मान लो यहाँ आकर के बहुत हाई पोस्ट है, यहाँ आके उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो गई है, अब यहीं वो अटक जाएगा, वो कभी प्रमोट ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि हाईएस्ट लेवल पे जो एम्प्लॉय अपने कैरियर में बैठा हुआ है, सब इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो वहां से हट नहीं पा रहा है। तो एम्प्लॉय आर प्रमोटेड बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस अंटिल दे रीच देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे वो इनकम्पिटेंस हो जाते हैं, देयर लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। तो ये बड़ी एक आयरनिकल है, सुनने बहुत अजीब लगता है कि हर हाईएस्ट पोस्ट पे मोस्ट इनकम्पिटेंट पर्सन बैठे हुए हैं। पीटर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द युगांधर कमिटी रिगार्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? युगांधर जो कमिटी है, ऐसे कई कमिटी जो है बने हैं सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए। आपको उन सब का जो है एक सतीश चंद्रा कमिटी है, या इवन कोठारी कमीशन ने भी काफी कुछ इस पे कहा था। तो आपको एक बड़ा लिस्ट बना करके पढ़ लेना चाहिए, शायद अलग कमिटी भी इस पे आई थी, मेनी अदर, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लेना। अब यहाँ पे ये तो बहुत ही टफ सवाल है, इसलिए मैंने इसको भी देख लिया, मुझे भी याद नहीं था, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मिड कैरियर ट्रेनिंग ऑफ आईएएस ऑफिसर बीच में अभी भी होती है। जैसे आपने 15 साल कर लिया तो आपको ट्रेनिंग होती है।
Which one of the following is not included in the post corp model as proposed by Luthar Gulick? तो जो पोस्ट कॉर्प है इसका जो फुल फॉर्म है, ये मैं हमेशा कहता हूँ याद कर लो: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया, मैंने कुछ भी याद किया नहीं है। तो यहाँ प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, बजटिंग है, लेकिन डेलीगेशन नाम की कोई चीज नहीं है। लुथार गुलिक एंड पूर्विक ने इसको दिया था 1937 में। इन्होंने एक बुक एडिट किया था, साइंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इसको इन्होंने पॉपुलराइज किया। 75 देखो: विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिड नॉट सपोर्ट द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? मैनेजरियल व्यू और इंटीग्रल व्यू में जो डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ दिया, अपने गाइड से ही मैंने दिया है। मतलब मैनेजरियल व्यू जो थिंकर रखते हैं बैठ का, वो ये कहते हैं कि प्यून से लेकर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो रूटीन काम भी करते हैं, जो डिसीजन मेकर है। जबकि सॉरी, उल्टा है, इंटीग्रल व्यू। जो मैनेजरियल व्यू रखने वाले थिंकर है, वो कहेंगे नो, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो डिसीजन लेते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो रूटीन काम करने वाले क्लर्क, प्यून, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सपोर्ट स्टाफ है। दो व्यू है। अब यहाँ पे जो सपोर्टेड बाय मैनेजरियल व्यू और सपोर्टेड बाय इंटीग्रल व्यू देख लो। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे, यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सपोर्ट नहीं करता है मैनेजरियल व्यू को। तो इसमें कौन नहीं है? गुलिक है, सिमन है, स्मिथ, बर्ग, थॉमसन, फायोल, मर्सन है। तो गुलिक है, सिमोन है, थॉमसन है, ड्वाइट वाल्डो। ऑड वन आउट है। एक बार और ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, फिर आप यहाँ आ जाना। Which of the following correctly differentiate unity of command and unity of direction? आपको पता है unity of command भी है 14.14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फयोल के, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट का ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक बॉस है। ऐसा कभी नहीं है कि उसको दो बॉस से जो है उसको डायरेक्शन लेना पड़ा है। नो, बहुत जगह ऐसा होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में गोल जो है सबको पता है, और सभी एम्प्लॉय जो है वो यूनाइटेड हैं एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि कुछ एम्प्लॉय इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, तब तो ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। इस बात को, जो सबसे लंबा सेंटेंस है, उसने यहाँ कहा है: यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू वन सबऑर्डिनेट रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, while unity of direction mean one plan for a group of activity, या one plan for or all the employee। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, गोल सबको पता होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हर एम्प्लॉय का एफर्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट, अगेन दूसरी बार आ जाती है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर ओवर एंड पावर विथ। मैंने कहा ना कि इन्होंने पावर ओवर, पावर विथ भी दिया है। पावर ओवर मतलब डोमिनेशन, कंप्रोमाइज, एंड पावर विथ जो होता है वो इंटीग्रेशन, जहां सबऑर्डिनेट अपने बॉस को जो है बॉस नहीं समझता है, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड समझता है। और सेम विद द बॉस, लॉ ऑफ सिचुएशन जहां होता है, कोई बॉस या सबऑर्डिनेट इसलिए नहीं है कि वो हायर रैंक है हायरार्की में, बट इसलिए है कि उस सिचुएशन में किसकी बुद्धि ज्यादा रिलेवेंट है। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव लीडरशिप एंड लिसे फेयर लीडरशिप। चलो ये देखते हैं कि क्या है इसमें डिफरेंस बिटवीन हियरार्किकल पावर अप्रोच एंड डेमोक्रेटिक एंड कोलेबरेटिव अप्रोच। जो मैं आपको बता रहा था, लॉ ऑफ सिचुएशन, जहां पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, वहां पे यही है। मतलब पावर विद का मतलब है कि हम लोग मिल करके को क्रिएट करते हैं, जो आना आरेन ने कहा। इट इज नॉट दैट कि मैं ऊपर हूं आप नीचे हो, मिल करके। लेकिन जब हियरार्किकल पावर यदि लोग स्केलर चेन, मैं ऊपर हूं नीचे, मैंने जो कहा उसको करो, तो वो जो है पावर ओवर है, जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं होती है। फॉलोइट के अनुसार पावर विद होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? जो आप डेलीगेशन का मतलब क्या होती है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम असाइन कर दो और कुछ पावर भी डिसीजन मेकिंग का दे दो। दिस इज ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो असाइनमेंट करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको अथॉरिटी भी देते हो, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होती है कि वो डिसीजन ले रहा है तो अकाउंटेबल हो। लेकिन क्रिएशन ऑफ हिरार्की नहीं, ये हिरार्की को थोड़ा तोड़ता है, हिरार्की को जोड़ता नहीं, हिरार्की बढ़ाता नहीं है डेलीगेशन। Which one of the following statement about span of control is correct? Span of control क्या है कि एक बॉस जो है वो कितने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली जो है हैंडल कर सकता है, यही जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इसको क्वाइन करने वाले माना जाता है सर इयान हैमिल्टन, और ए वी ग्रैकुनास ने इसका फॉर्मूला दिया था कि यदि आप एक्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को हैंडल करते हो एज ए बॉस, तो मतलब एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ एक्स से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन या रिलेशनशिप आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए कुछ समय, मतलब कुछ नंबर के बाद 5 या 6 सबऑर्डिनेट्स अधिक एक बॉस हैंडल नहीं कर सकता डायरेक्टली। सो इट इज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मोरल इन ऑर्गेनाइजेशन? ये सब जो है ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या वोकेबलरी क्वेश्चन है कि मोरल
पढ़ोगे और इसमें सबसे लंबा सेंटेंस सबसे सही, ओवरऑल एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, इंथुजियाज्म, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, मोरल। Which one of the following statement about municipal corporation in India is correct? Municipal corporation. जो जब आप 243 का वो पार्ट देखो, जो म्यूनिसिपलिटी के बारे में जो पार्ट, ये रटना भी चाहिए आपको, पार्ट 9A है, तो वहां पे ये लिखा गया है डेफिनेशन में कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होगा लार्ज अर्बन एरिया के लिए और स्मॉल अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपलिटी। तो चलो याद कर लो। इस यहाँ ये भी याद कर लो कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो ऐसे एरिया में स्टैब्लिश किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी, जो कि 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन को हैंडल करता है। वहाँ कई म्यूनिसिपलिटी और कई जो है डिस्ट्रिक्ट फॉल कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल परफॉर्म बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कई रोल परफॉर्म करता है। अंग्रेजों के जमाने में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो अंग्रेजों के जमाने में था। अब जो है कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट एक्टिविटी को इन द डिस्ट्रिक्ट। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं हो। एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में है, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वर्णित है, जो इस तरह के एग्जाम लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनरेगा इज करेक्ट? अब तो पता है मनरेगा आपको वी जी राम जी जो है उससे ये रिप्लेस हो गया है। लेकिन इस पे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो मनरेगा में 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलता था रूरल एरियाज में 5 किलोमीटर के दायरे में, जो कि नॉन स्किल्ड वर्क होता था, साल भर में 100 दिन पूरे हाउस होल्ड को। याद रखिए 5 लोग हैं तो 20-20 घंटा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो विलिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति? गवर्निंग काउंसिल सबसे बड़ी उसकी जो काउंसिल होती है, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। सारे स्टेट और यूटी के चीफ मिनिस्टर या जो हेड होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। सो गवर्निंग काउंसिल अब यहाँ पूछ रहे हैं is incorrect. The governing council of Niti Aayog consists of chief minister of all and union territory with legislature. Of course, जो दो हैं पुडुचेरी और दिल्ली में लेजिस्लेचर के साथ उसके चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। सही है। द गवर्निंग काउंसिल प्ले ए की रोल इन फॉर्मेटिंग पॉलिसी ऑफ द नीति आयोग। सही है। तो ये गलत ही होगा। द मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नो, बाय वर्च्यू की वो चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए वो हैं। Which one of the following statement regarding the district planning committee is incorrect? District planning committee एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो आर्टिकल 2243 जेड डी के तहत स्टैब्लिश होता है, बहुत सारे ग्राम पंचायत भी हैं उसमें फॉल करते हैं, जिला परिषद और म्यूनिसिपलिटी में, इन सब को मिला करके म्यूनिसिपैलिटी जो अर्बन एरिया के लिए है और रूरल एरिया के पंचायती राज, उन सबको मिला के ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड प्लान डिस्ट्रिक्ट का बनाने के लिए इस आर्टिकल में लिखा गया है। सो मेन फंक्शन तो इनकरेक्ट देखो, तो ये जो है 243 जेड के तहत है, सही है। मेन फंक्शन डीपीसी का है प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटिंग बोथ पंचायत एंड म्युनिसिपल प्लान, ये भी सही है, मैंने बताया भी आपको। तो ये भी सही हो गया। थर्ड है द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नो, ऐसा प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट नहीं करते, इसलिए इनकरेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो मेंबर होंगे वो जैसे उसके ऑफिस बेयरर, पंचायत के सरपंच, इस टाइप के लोग उस तरह उसको कंस्टिट्यूट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, नॉट दिस। स्टेट गवर्नमेंट जो पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी को देखने वाले अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट वो कंस्टिट्यूट करती होगी। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेटिंग द प्लान ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी एंड इंश्योरिंग ए डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये भी सही है। 94 तो गलत क्या है कि प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर को अपॉइंट करते हैं, या आप ऐसे भी आप पढ़ करके समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मॉडलिंग थ्रू अप्रोच ऑफ चार्ल्स लिंड ब्लॉम्स थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग? यहाँ पे ध्यान रखो कि मॉडलिंग थ्रू उनके एक बहुत फेमस बुक का नाम है। मॉडलिंग का मतलब होता है जैसे कीचड़ में आप फंस गए हो तो किसी तरह उससे निकल पाओ। मॉडलिंग थ्रू मतलब आपको रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा है, बहुत ही मडल्ड है रास्ता, लेकिन आप किसी तरह से निकल पाते हो। मॉडलिंग थ्रू बहुत क्लियर कट पाथ नहीं है, एक तरह बाउंडेड रैशनैलिटी। बेसिकली चार्ल्स लिंडब्लॉम जो है वो जाने जाते हैं, जो थ्योरी है इंक्रीमेंटलिज्म की पब्लिक पॉलिसी में, उसके लिए इंक्रीमेंटलिज्म क्या कहता है, जैसे यहाँ पे देखो, पॉलिसी मेकर प्रोसीड बाय मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल डिसीजन रादर देन अडॉप्टिंग रेडिकल चेंज। मतलब आप जो है पॉलिसी को पूरा नहीं बदलते हो, उसी में टिंकर करते हो। जैसे मान लो कि लुक ईस्ट पॉलिसी थी, तो हम लोगों ने उसको लुक वेस्ट बना दिया, सॉरी लुक, सॉरी
एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। इस तरह लुक वेस्ट पॉलिसी थी तो उसको एक्ट वेस्ट पॉलिसी बना सकते हैं। मतलब जो पॉलिसी होती है उसको थोड़ा बहुत टिंकर करके, थोड़े बहुत चेंज करके, और ये हम लोग डे टू डे अपने लाइफ में भी करते हैं। क्यों? वही हर्बर्ट साइमन का बॉन्डेड रैशनैलिटी। मतलब हमको पता नहीं होता, यदि पूरी तरह चेंज कर देंगे तो पता नहीं क्या उसका असर हो। नोबडी नोज। वेरी डेंजरस। तो इसको इंक्रीमेंटलिज्म कहा जाता है, और ये बुक जो मॉडलिंग थ्रू में उन्होंने इसको वर्णन भी किया है। चार्ल्स लिंडब्लॉम, याद कर लो। इंक्रीमेंटलिज्म का मीनिंग छोटे छोटे चेंजेस, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, नई पॉलिसी ऐसे ही बनती है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल बजट है। दूसरा, चार्ल्स लिंडब्लॉम ने बुक लिखा था मॉडलिंग थ्रू, ये भी याद कर लो। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेटली एसोसिएटेड विद फेरल हेडी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सब एकदम डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। फेरल हेडी जो है मास्टर्स में पढ़ाई होती, पता नहीं हम क्यों पूछा है, लेकिन आप इससे गेस कर सकते हो क्योंकि सबसे बड़ा स्टेटमेंट सबसे सही है। आपको उन्होंने हिंट दिया है। तो ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, और उस पे उन्होंने काफी कुछ जो है किताबें लिखी हैं। और तो आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जहां आए वहां फेरल हेडी को याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जहां भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आए वहां एडवर्ड वेगनर को याद करो, जॉर्ज कैंट को याद करो। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? डेवलपिंग कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहां की जो एडमिनिस्ट्रेटर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने, वो फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने, चेंज मैनेजमेंट करने, गोल ओरिएंटेड उसका अप्रोच होना चाहिए। मतलब वो केवल लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू वसूलने का काम नहीं करना चाहिए, उसको उस अपने यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट, मैनेज और एक गोल तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। सो बेस्ट कैप्चर यहाँ पे सबसे लंबा सेंटेंस ही करेगा, प्रमोटिंग प्लान सोशियो इकोनॉमिक चेंज मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग कंट्री। मतलब बेसिकली चेंज मैनेजमेंट, गोल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आइए 2024 के पेपर को देखते हैं। उसमें शायद थोड़े कम क्वेश्चन है इससे, लेकिन 23 में तो बहुत क्वेश्चन है और बहुत उटपटांग भी है, तो आप धैर्य रखिएगा थोड़ा। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। ये सब लड्डू क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ना, वो लड्डू क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि ये फेडरिक टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें टाइम एंड मोशन स्टडी होती है। तो टेलर, स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है, ये तो फ्रेंच वर्ड है और उसको फ्रेंच ही रख दिया गया। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है जैसे कि आर्मी में होता है कि भाई सब मिल करके लड़ेंगे, मतलब टीम स्पिरिट जो है, दैट इज स्पिरिट डी कॉर्प। वन ऑफ द 14 जो है, आप पीछे जाके उसको देख सकते हो या सामने रखो। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फायोल। अगेन उस बुक का जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 हमेशा याद रखो। अकॉर्डिंग टू हजबर्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइजीन फैक्टर। अभी इस पे कितना हम लोगों ने चर्चा कर लिया तो आपको याद भी हो गया होगा। सैलरी है, कंपनी पॉलिसी है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब इनरिचमेंट एंड रिकॉग्निशन, ये सब जो है वो तो मोटिवेटिंग फैक्टर है। अब यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलत जगह पे आ गया। टेलर की जो बुक है शॉप मैनेजमेंट ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी बोल दिया। टू पेपर्स ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट भी, ये सबको याद कर लो। वीए ग्रेकोनास के बारे में मैंने बताया ना, कि जिन्होंने बताया था कि यदि आप नंबर ऑफ, एक बॉस जो है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट यदि 5 हैंडल करता है तो 120 रिलेशनशिप उसको मैनेज करना पड़ता है। मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो है बहुत कम होने पे भी बहुत ज्यादा जो है इंटरेक्शन, इंटर रिलेशनशिप या कह लो कि यस इंटर रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ता है, और ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि ये उसका उससे नाता, उसका उससे नाता, ऐसे नेटवर्किंग बनती है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए बॉस कि 5 से अधिक सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली हैंडल करे। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे गैंग प्लैंक है, जो फायोल ने ये कहा था कि आगे चलो इसका है भी कि इसको यदि यदि स्केलर चेन देखो तो ऐसे होनी चाहिए कम्युनिकेशन। यहाँ एक मैनेजर है, मैनेजर वन, और ये मैनेजर टू है। ये डिपार्टमेंट टू है, ये डिपार्टमेंट वन है। दोनों डिपार्टमेंट यहाँ जाके मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऐसा डिपार्टमेंट है। मैनेजर वन को कोई बात मैनेजर टू से करनी है तो डायरेक्टली नहीं करेगा, अपने ऐसे सुपीरियर के थ्रू जाएगा। यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दोनों बात करेंगे फिर नीचे जाएगा। लेकिन इमरजेंसी में ये लेवल जंपिंग की जा सकती है, गैंग प्लैंक। मोरल अभी हमने देखा उसका डेफिनेशन, हिरार्की स्केलर चेन। यही हिरार्की जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो होती है उसको स्केलर चेन कहा था हेनरी फायोल ने। कई लोग उसको स्केलर प्रोसेस भी कहते हैं। द टर्म मेंबर्स
द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी आपने देखा कि टर्म ऑफ एस्टिमेट कमेटी हो, तो कैसे ये रिपीट करते हैं, देखो इसलिए ये पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपको जो है आगे भी 9th को जो एग्जाम होगा उसमें दिखेगी। सो ऑलवेज याद रखो, हर पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर का जो टर्म होता है वो 1 ईयर ही होता है, और उसकी जो इलेक्शन प्रोसेस होती है वो है PRSTB। Public administration is detailed and systematic execution of law. Every particular application of law is an act of administration. ये कहने वाले जैसे लॉ आए, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, वुडरो विल्सन। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? ऑफ कोर्स कलेक्टर, लेकिन और चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो हेड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट होता है। स्टेट में जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। सेंटर में जो सबसे बड़ा ऑफिसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, कैब सेक, CS शॉर्ट में। इसको भी CS कहते हैं शॉर्ट में, उसे भी CS कहते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, ये जो एक ब्लॉक में जो कई गांव को मिला के बनता है, वहां का सबसे बड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डेवलपमेंट कमिश्नर जो है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आया है, एक डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का इंचार्ज होता है। कलेक्टर को कई नामों से जानते हैं, कई जगह वो डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं, DC, और कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM भी कहलाते हैं। इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडवोकेटेड बाय, मैंने पहले भी बताया था, वही यहाँ कॉपी पेस्ट है, मैनेजरियल व्यू, इंटीग्रल व्यू। अब यहाँ चूंकि ये है कि इंटीग्रल व्यू किसने दिया है इसमें, तो इंटीग्रल व्यू में आ जाओ, तो यहाँ पे यदि आप इन सब में खोजोगे तो केवल आपको LD वाज एडवोकेटेड, इंटीग्रल व्यू एडवोकेटेड बाय, तो LD वाइट आपको यहाँ दिखेंगे और बाकी सब उधर दिखेंगे, तो LD वाइट। The term epistemological in relation to contribution of public administration means, देखो epistemology है, साइंस ऑफ नॉलेज है, हाउ डू यू नो व्हाट यू नो, epistemology। तो epistemology क्या होगा? थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी से आप जानते हो क्या आप जानते हो, यही epistemology है। इसका इसका एक रिलेटेड टर्म है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी है किसी सब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे मेंढक के बारे में हम क्या जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं मेंढक, या हम पढ़ते हैं ग्रास हॉपर, या हम पढ़ते हैं पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में, ये ऑन्टोलॉजी है। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ये ऑन्टोलॉजी है। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट से ऊपर होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तुम पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, साइंस ऑफ नॉलेज सब में एक ही तरह लगता है। जैसे MCQ कैसे सॉल्व करें, सब में एक ही रूल है। कैसे मेमोराइज करें, एक ही रूल है। चीजों को कैसे कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करें, कैसे जो है पैटर्न को समझे, कैसे चीज को समझे, उसका साइंस एक ही है। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। तो थ्योरी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन जो होती है एपिस्टेमोलॉजिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रिक्स प्रिज्मेटिक्स मॉडल? आपको पता है फ्रेड रिक्स, जो कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं, उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पहले तो समझो इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से अपने को एडॉप्ट करते रहता है। जैसा ओवरऑल सोसाइटी का कल्चर होगा, वैसा ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होने लगता है, उस पर उसका गहरा असर पड़ता है। यही इकोलॉजिकल अप्रोच है। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी कहता है कि चाहे टिम्बक्टू में ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इंडिया में, एक जैसा हो सकता है। फ्रेडरिक कहता है नो, जैसा सोसाइटी होगा वैसा ही उसका चेहरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है, तो हमको अपने अंदर झांकना चाहिए। हम मीन्स हम सिटीजन, क्या हम लोग भी करप्ट हैं? इसीलिए ये करप्ट है। जैसे हम हैं, समाज में यदि करप्शन प्रिवलेंट होगा, समाज में यदि आलसपन प्रिवलेंट होगा, समाज में यदि टाल मटोल प्रिवलेंट होगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हमारा वैसा ही नजर आएगा। दिस इज इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रिज्मेटिक समाज है वो हम लोग हैं, इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, डेवलपिंग कंट्री। जो ट्राइबल है बिल्कुल उसको उन्होंने फ्यूज्ड कहा, जो डेवलप्ड है उसको उन्होंने डिफ्रैक्टेड कहा। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में उन्होंने कहा कि जो कि अध कचरा अभी डेवलप्ड भी है, डेवलपिंग भी है, उसमें बड़ा मजेदार दिखता है समाज का असर कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। तो उस उन्होंने कहा कि यहाँ फॉर्मलिज्म होती है, हेट्रोजेनिटी होती है और ओवरलैप होती है। इन्फॉर्मिटी उन्होंने नहीं कहा था। फॉर्मलिज्म का मतलब ये कहा कि इस तरह के समाज में, अब इंडिया में सोच लो, आप डे टू डे देखे होंगे, कानून किताबों में रहती है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, परिस्थिति के अनुसार खुद फैसला करता है बिना कानून पढ़े हुए। यू शो मी द फेस, आई शो यू द रूल। हेट्रोजेनिटी
मतलब कि आप देखोगे कि दिल्ली से मात्र 20 किलोमीटर दूर हरियाणा का कोई गांव है, वहां पे खाप पंचायत चल रही है, वहां सजा दी जा रही है, और वहीं 20 किलोमीटर दूर संसद भवन में जो है एकदम इंग्लैंड के जैसा जो है वो वेस्ट मिनिस्टर टाइप की वहां पार्लियामेंट बैठी हुई है। हेट्रोजेनिटी, नीचे में जो है बैलगाड़ी चल रही है और ऊपर में जो है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हेट्रोजेनिटी, ओवरलैपिंग, कई जगह देखोगे एक ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करता है, और एक काम के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत ज्यादा डेलिनिएशन नहीं है, ओवरलैप है। फ्रेडरिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो फिर अगेन देखो टेलर कितनी तीसरी बार आ गए हैं। इनका जो चार कोर प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब नहीं, हंच नहीं, साइंस, साइंस ऑफ वर्क, टाइम एंड मोशन स्टडी। इसके अलावा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजर और वर्कर बीच में हार्मनी, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, ठीक से चुनो, उसको ट्रेन करो, ज्वाइनिंग, साइंस ऑफ वर्क एंड वर्कर, इसको ज्वाइन करो। तो इसमें रूल ऑफ थंब जो है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल नहीं है, इंडिविजुअलिज्म भी नहीं है, मतलब ग्रुप कोऑपरेशन, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी नहीं है, कोई सोल्जरिंग नहीं होती, इसको रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट सोल्जरिंग कहते हैं। आपको जितना आउटपुट करना है करो, क्योंकि आपको जितना करोगे उतना पैसा मिलेगा, पीस रेट सिस्टम है, डिफरेंशियल पेमेंट है, कोऑपरेशन है, जो कि हार्मनी को दर्शाता है, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर? तो उन्होंने कहा था कि तीन टाइप की अथॉरिटी हमको दिखती है, जो पहले के समाज थे, मॉडर्न जमाने से पहले, उसमें कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और दिखता था जो अभी का जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्यूरोक्रेसी है जो मॉडर्न जमाने में, उसमें रैशनल लीगल अथॉरिटी दिखती है। मतलब कि जो अथॉरिटी है वो इसलिए है कि कोई उस पद के लिए उपयुक्त है, मेरिट पे बेस्ड है, ये नहीं कि वो किस जात में जन्म लिया है, किस धर्म में जन्म लिया है, कौन से वो खानदान से आता है। नो, दैट इज द ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो ब्यूरोक्रेसी में आप देखो, जो उन्होंने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी दी थी, उसमें रूल बेस्ड था, डिवीजन ऑफ वर्क था, स्पेशलाइजेशन, इम्पर्सनैलिटी, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, कैरियर ओरिएंटेशन एंड ऑल। तो उसमें जो है सब कुछ, इसमें सब था, रूल, हायरार्की, इम्पर्सनल ऑर्डर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं खो जाता है ब्यूरोक्रेसी में। इनफैक्ट इसको आप कह सकते हो आयरन केज, वेबर ने खुद इसको महसूस किया था, चूंकि ये इतने ज्यादा रूल रेगुलेशन से बंधे होते हैं और इतने इम्पर्सनल होते हैं, कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एडवोकेट द आइडिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आएगा। आप याद करो वो बैंक वायरिंग इस एक्सपेरिमेंट, हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट का, कैसे उसमें चिजलर चुगलखोर बताते हैं, कैसे उसमें जो जो ज्यादा कर लेता है उसको रेट बस्टर कहते हैं, जो कम कर लेता है ओ उसको कम करने वाले को चेजलर कहते हैं, जो चुगलखोर होता है स्क्विलर कहते हैं। वो सब क्या है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इम्पर्सनल होता है, नो इंटरपर्सनल। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी इंटरपर्सनल है, काफी मैकेनिकल है। विच नीड्स आर इन द मिडिल ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो? तो मास्लो का यदि आप लोगे तो हर जगह आपको ये फिगर मिल जाएगा। इसमें बीच बीच में कौन सा है, एक दो तीन, उसके ऊपर दो, तो ये लव एंड बिलोंगिंग, जिसको सोशल नीड कहते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप हो, आपको कोई प्यार करे, इज्जत दे, ये सब वो आगे बढ़ के सेल्फ स्टीम नीड में बदल जाता है। तो सोशल नीड्स जो है वो बीच बीच में आता है। टॉप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी किसने दिया? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। एक जगह इन्होंने पूछा बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है, ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ा मॉडरेट। ये है बच्चे टाइप का, किसने दिया है? और तीसरा सोचो कितना टफ हो जाता है, जिसको लेवल 2 क्वेश्चन कहते हैं। जैसे ऐसे दे दिया जाए कि लिंड ब्लॉम का जो इंक्रीमेंटल पॉलिसी मॉडल है, वो किस अप्रोच से जो है वो प्रभावित है, या किस अप्रोच से वो रिलेट करता है डिसीजन मेकिंग, तो बाउंडेड रैशनैलिटी से रिलेट करता है। ये थर्ड लेवल का क्वेश्चन है। Herbert Simon's decision making model comprises which one of the following? Decision model, जो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल उन्होंने दिया था, उसमें तीन स्टेप आते हैं। इंटेलिजेंस, मतलब उससे आप जो है इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप डिजाइन करते हो, मतलब अल्टरनेटिव को टेस्ट करते हो, देखते हो कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या क्या हमारे पास में अल्टरनेटिव है, और फिर चूज कर लेते हो। दिस इज कॉल्ड डिसीजन, रैशनल डिसीजन मेकिंग।
intelligence design choice. Which one of the following is not included in Rancis Likhart's 4 system of management? उन्होंने लाइकार्ट ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए। एक तो लाइकार्ट स्केल होती है जिसमें वेरी मच एग्री, एग्री, डिसएग्री, इस टाइप का 5 आपको पूछा जाता है ना, 1 से लेकर 5 स्केल पे, उसको लाइकार्ट स्केल कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने लिंकिंग पिन मॉडल भी दिया था। लिंकिंग पिन मैं आगे के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। लिंकिंग पिन मॉडल में यह है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 डिपार्टमेंट है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, D1 D2। तो इसमें जो है एक जो एम्प्लॉय है ना वो लिंकिंग पिन है, वो दोनों में कोऑर्डिनेट करता है। फ्रांसिस लाइकर्ट ने यह भी कहा था कि 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, नेट पर पढ़ना। बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। चौथा जो यहाँ पे नहीं दिया है वो है पार्टिसिपेटिव। सबसे अच्छा उन्होंने कंसल्टेटिव को करा दिया था। तो इसमें से जो नहीं है वो है कम्युनिकेटिव, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। 12th रिपोर्ट ऑफ एआरसी, सेकेंड एआरसी लिखना चाहिए था, उन्होंने मान लिया कि एआरसी है। फर्स्ट एआरसी में ऐसे कुछ नहीं था। तो आपने देखा ना 12-15 रिपोर्ट और उसमें से 12वां कौन है? तो 12वां जो है, 12वां कौन है? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, चेक कर लेना, मुझे लगता है शायद, या प्रमोटिंग ई गवर्नेंस। अब मैं इस पे आगे देख लेना, मैंने दे ही दिया है पूरा टेबल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मीन्स, तो ये तो सबसे लंबा फ्रेज, सबसे सही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपिंग कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा करना चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर एडवर्ड वाइटनर को माना जाता है। जॉर्ज एफ गांट की जो बुक है ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल मेथड, याद कर लो, आजकल काफी पूछा जा रहा है। विच कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म? अब उन्होंने एक बार तो पूछ दिया था, उन्होंने युगांधर कमिटीज ने क्या कहा। यहाँ सिंपली आपको ये बताने कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा कमिटी सिविल सर्विस रिफॉर्म से नहीं रिलेटेड। होता कमिटी है, युगांधर है, सुरेंद्र नाथ कमेटी भी। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों बहुत आसान हो गया, इन्होंने कोविंद कमेटी दे दिया। रामनाथ कोविंद, आपको पता है वो कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी थी। तो इसको देखते ही आपकी बातें खिल जानी चाहिए, और इसको आप अलग कर लो तो आपको 3 मिल जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हेनरी फेल्स 14 प्रिंसिपल? आप देख रहे हो ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से मैंने इसलिए यहाँ 14 दे दिया है। यहाँ देख लो, यहाँ आपको ऑर्डर मिलेगा, यहाँ इनिशिएटिव मिलेगा, यहाँ रिन्यूमरेशन मतलब क्या तनख्वाह मिलती है उसका सही डिसाइड होना चाहिए, सही मिलना चाहिए। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं मिलेगा, इनफैक्ट उल्टा मिलेगा आपको, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ऐसा लिखा है। ऑफ कोर्स ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड इसमें नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज नॉट लिंक टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? 5 थीम जो है, रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट फोकस। मेरी तरह याद कर लो, मुझे अब लगभग याद हो गई है। इसमें सोशल इक्विटी, चेंज, रिलेवेंस है, कंज्यूमरिज्म नहीं है। विच इज नॉट एंटी गोल ऑफ, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया इट इज एंटाई। अमेरिका में एंटी को एंटाई पढ़ते, चलो हम भी वैसे ही बोल देते हैं, एंटाई पॉजिटिविस्ट, एंटाई टेक्निकल, एंटाई हिरार्किकल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेटिक नहीं है, रूल रेगुलेशन को फ्लेक्सिबल है, ये हम लोगों का भला करना चाहते हैं। एंटी पॉजिटिविस्ट, बहुत ज्यादा जो है डेटा, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर क्रंचिंग, इंपेरिकल, उस पर आधारित नहीं है, नॉर्मेटिव है। वैल्यू, वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या सही है। तो एंटी पॉजिटिविस्ट। एंटी हिरार्किकल, हिरार्की एकदम रिजिड होता है, उसको तोड़ के यदि हमको हेल्प करना पड़ेगा तो हम हेल्प करेंगे। सो इट इज एंटी पॉजिटिव, एंटाई टेक्निकल एंड एंटाई हिरार्किकल। एंटाई डेवलपमेंट नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड विच कॉम्प्रिहेंसिव सिविल सर्विसेज रिफॉर्म प्रोग्राम इन 2020? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिशन कर्मयोगी जरूर आपको जानना चाहिए। मिशन कर्मयोगी जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म करने की कोशिश की 2020 में, जहां पे कि सिविल सर्वेंट को एक अलग तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड नॉलेज इंपार्ट किया गया कि बदलते हुए इंडिया के भविष्य को वो आगे ले जा पाए, विकसित भारत बना पाए। मिशन कर्मयोगी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। Which one of the following is not in nature of development administration? अभी हम लोगों ने देखा it is goal oriented, change oriented, value orientation, project management। rigidity तो होनी चाहिए, flexible होनी चाहिए। क्रिस्टोफर हुड कॉइंड which one of the following concept? क्रिस्टोफर हुड ने लिखा था ए पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल सीजन, एक चैप्टर थी एक बुक में, और उसमें उन्होंने जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये कॉइन किया था। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया सोच सकते हो, याद कर लो। क्रिस्टोफर हुड कॉइंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM। पुंछी कमीशन रिकमेंडेशन आर रिलेटेड टू, अब ये सब एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन है। 2 ही कमीशन बनी है अभी तक सेंटर स्टेट के रिलेशन की। एक का नाम है
सरकारिया कमीशन वो 1983 में बनी थी, और दूसरा है एमएम पुंछी कमीशन जो 2007 में बनी थी, सेंटर स्टेट रिलेशन। द बाजार कैंटीन मॉडल वाज गिवन बाय बाजार कैंटीन। देखो, फ्रेडरिक्स ने जो है एनालाइज किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, उसमें उन्होंने पाया कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो मार्केट होता है, बाजार होता है, वो जो आर्मी की जो कैंटीन होती है ना, वैसा बिहेव करता है। आर्मी की कैंटीन में क्या होती है, आप एक प्रिविलेज क्लास हो, आपको वहां सस्ता चीज मिलता है। तो वैसे ही प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो मार्केट होता है, इसका एग्जाम्पल देखो। एक दुकान है जिसको ग्रोसरी शॉप है, जो किराना दुकान कहते हैं मोहल्ले में। उसके सामने पूरी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे तो मजदूर टाइप के लोग हैं, थोड़े से बेचारे 100 ग्राम तेल दे दो, लाइक दिस काइंड ऑफ खड़े हैं। और वो बेचारा दुकानदार अपने लेबर्स के साथ में परेशान सबको दे रहा है। शहर के बहुत गणमान्य एक ऑफिसर आ जाते हैं, तो वो उसको आइए हुजूर, भाई बाप सरकार कह के उसका स्वागत करता है। सब लोग हट जाते हैं। वो दुकान के सामने आता है और उसको बोलता है, सर आपको क्या चाहिए? वो बोलता है, हमको एक बिस्किट का पैकेट दो। जल्दी से देता है, पैसे लेता है, थोड़ा कम कर देगा, 20 रुपए। सर आप 19 रुपए ही दीजिए। हाँ हाँ सर, फिर आइएगा प्रणाम करके, फिर वो दूसरे ग्राहक को हैंडल करता है। इसको उन्होंने कहा बाजार कैंटीन। मतलब बाजार में भी स्टेटस चलता है, वो इक्वलिटी नहीं है। स्टेटस देख के आपको लाइन में खड़ा किया जाता है। बाजार कैंटीन, फ्रेडरिक्स। द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया, अभी मैंने देखा ना, सरकारिया कमीशन 1983, तो डील्स विद, तो उन्होंने ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पहली कमीशन थी, बहुत सारे रिकमेंडेशन। अब आपको करना क्या चाहिए, नेट पे जाके या चैट जीपीटी पे ये देखना चाहिए कि सरकारिया कमीशन के मेन रिकमेंडेशन क्या थे, एमएम पुंछी कमीशन के मेन रिकमेंडेशन क्या थे। इससे रिलेटेड जो है, आपको पता है इंटर स्टेट काउंसिल होती है, आईएससी। ये आर्टिकल 263 के तहत है। यहाँ इन रिपोर्ट पे लेखा जोखा लिया जाता है। ये 1990 में प्रेसिडेंट ने इसको सेटअप किया, इसके पीएम इसके चेयरपर्सन होता है। ये सब भी आपको जानना चाहिए, इससे रिलेटेड सेंटर स्टेट रिलेशंस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज हेडेड बाय, पीएमओ का ऑफिस में जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट होता है उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, याद कर लीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से थोड़ा अलग होता है, वो भी टॉप का है। इनफैक्ट टॉप जो ब्यूरोक्रेट कहलाता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो हेड करता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट जो होती है, जहां बैठक में बड़े बड़े फैसले ले जाते हैं, उसका जो एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, जबकि यूनियन कैबिनेट का जो एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। द मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर 6 साल या 65 साल, आर्टिकल 315 पढ़ लेना। सेकंड एआरसी रिपोर्ट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन विच रिपोर्ट। अगेन ये तीसरी बार पूछा जा रहा है कि जो 15 रिपोर्ट है, तो इसलिए मैं अब छोड़ दे रहा हूं, आप देख लेना। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है 15th रिपोर्ट है, लेकिन चेक कर लो। यहाँ मैंने फिर से दे दिया स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 15th रिपोर्ट, सही मेमोरी से मैं बोल रहा था। यहाँ दूसरी बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हु इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि याद कर लो। मुझे याद हो गया है, वो है वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और रामसे मैकडोनाल्ड ने जो बात कही थी ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया, तो उन्होंने कहा था कलेक्टर इज द टॉर्टवाइज। कलेक्टर वो कछुआ है जिसपे कि इंडिया की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हाथी है वो बैठी हुई सवारी करती है। मतलब वही बेसिक है कलेक्टर का ऑफिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये जो है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की बुक में पीटर ड्रकर, जो माने जाते हैं मॉडर्न काल में मैनेजमेंट गुरु, उन्होंने दिया था, पीटर ड्रकर। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो था, ये हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट था। एल्टन मायो और उनके जो दो साथी थे, उसका नाम भी पढ़ लेना, वही कई बार पूछा जाता है, उन्होंने किया था। तो ये जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की एक्सपेरिमेंट है। ग्रेट इल्यूमिनेशन थ्योरी में उनको बहुत अजीब से फाइंडिंग्स मिले। ये देखा गया कि लाइट को यदि कम करते जाओ तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जाती है, लाइट को बढ़ा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आंख पे असर पड़ रहा है फिर भी क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? बाद में ये कहा गया कि जब वर्कर या लेबरर को पता होता है कि कोई उसको वॉच कर रहा है, लाइक अभी सीसीटीवी कैमरा, तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। फिर वो सोचते हैं कि लाइट कम हो, ज्यादा, हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है क्योंकि कोई नजर रख रहा है। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। Which one of the following is not principle of good governance as given by United Nations? गुड गवर्नेंस जो है ये बेसिकली तो आया था 1990 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, जो डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसके तहत आया, जिसमें ये था कि जो डेवलपमेंट
जो गवर्नेंस होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्री में, वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कोलैबोरेटिव हो, इफिशिएंट हो, अच्छा हो। इसमें से अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब रूल ऑफ लॉ पे आधारित हो, ऐसा नहीं हो, फॉर्मलिज्म नहीं हो। फ्रेडलर जो है, फिडलर, उन्होंने एक लीडरशिप का थ्योरी प्रोपाउंड किया था। कौन सा? अब ये सब थोड़े सिलेबस के बाहर की है, लेकिन मैंने यहाँ यूजीसी नेट गाइड से दे दिया है। पहले तो चलो इसका आंसर है कंटिन्यूंसी थ्योरी, यहाँ पे रट लो। जो पहला जो स्टडी होता है वो आयोवा यूनिवर्सिटी करती है, फर्स्ट सिस्टमेटिक लीडरशिप स्टडी, तो उसको भी रट लो। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप में माना जाता है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, बनाया नहीं जा सकते, वो पैदा होते हैं। ट्रेट थ्योरी। कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरी फ्रेड फेडलर का है, जो यहाँ पूछा गया है। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस का है, हो सकता है इस बार पूछ दे। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जेम्स मैकग्रेगर का है। रट लो इसको। Market orientation is a feature of which of the following? NPM, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट जो आगे आ गया था न्यू लिबरल वर्ल्ड में, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलाइन करने की कवायद, वेलफेयर स्टेट से अलाइन करने की कवायद, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आइए 2023। 2023 क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम है, दोनों आपको हैवी लग सकते हैं। एक कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से थे, 100 में से 80 क्वेश्चन। दूसरे बेहद बेहद डिफिकल्ट और अरबिट क्वेश्चन भी थे। मैं बहुत तेजी से करूंगा, मैं भी थक गया हूं। ये एक मैराथन पेपर हो चुका है, मैराथन वीडियो हो चुका है। आप 2 घंटे तक इसको सुनेंगे, लेकिन आपको ये आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये मेरी आशा है, विश्वास है। यदि आप इसको कई बार देखते हैं और इससे नोट बनाते हैं और इसको यूज करते हैं प्रॉपरली, तो चलिए 2023 के करीब 80 क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन नहीं है, तो चलो लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। ये बॉर्डर लाइन है, इसमें जो पार्लियामेंट्री एक प्रोसीजर है, लैप्सिंग ऑफ बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ले लिया है। देखो क्या होती है कि जो जो दो हाउस हमारे पार्लियामेंट में है, एक परमानेंट है राज्यसभा, और दूसरी लोकसभा जो है टेम्पोररी है। वो तो 5-5 साल में डिजॉल्व होती है, कभी भी डिजॉल्व हो सकती है, नो कॉन्फ्रेंस होने पे। बीच में हुई भी है कई बार। तो उसमें कब कोई बिल लैप्स कर जाता है, उसमें देखो तो ये पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लैप्सिंग ऑफ बिल इज फॉल्स। तो तीन करेक्ट होंगे। ऑल बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट डिसोल्यूशन। इधर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, आर्टिकल 85 85 देखना। तो वो यदि यदि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल सभी लैप्स कर जाएंगे जो लोकसभा में पेंडिंग पड़े हुए हैं। A bill originating in the Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha and which is still pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha. No, यदि कोई बिल है जो राज्यसभा में अभी बहस हो रही है, चल रही है, लेकिन अभी तक लोकसभा को भेजा भी नहीं गया है, लोकसभा ने उसको देखा भी नहीं है, तो ये कभी लैप्स नहीं करेगी, क्योंकि उसको क्या मायने, अभी तो उसने टच भी नहीं किया है लोकसभा को। इसका मतलब है बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा लैप्स कर जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोकसभा अब रहा ही नहीं ये देखने के लिए कि राज्यसभा उसमें क्या कर रही है। ऑल मोशन रिजोल्यूशंस इटीसी पास्ड इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन डिसोल्यूशन, सही है। वोट ऑन अकाउंट जो है, ये भी अभी सबसे बड़ा सेंटेंस सबसे सही है। वोट ऑन अकाउंट क्या होती है कि बजट पास करने में यदि देरी हो जाए तो सरकार का काम तो ऐसे रुक नहीं जाएगा, अमेरिका जैसा। अमेरिका में तो रुक जाती है, गवर्नमेंट लॉकडाउन हो जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा नहीं होने देते हैं। तो उसमें ये होती है कि चलो बिना बजट पास हुए वोट ऑन अकाउंट पास करा लो, जिसमें ये कहा जाता है कि साल भर का जो एस्टिमेटेड बजट है उसका 1/6 2 महीने के लिए आप खर्च कर सकते हो बिना बजट पास हुए, उसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। The parliament sanctioned withdrawal of money from the Consolidated Fund of India to meet the government expenses only for 2 months, which is 1/6 of the whole year's budget estimate. With regard to the judicial control over administration, आपको पता है कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन को कई तरीके से कंट्रोल करती है, जिसमें से एक मंडमस, वो वारंटो, इस तरीके से रिट से करती है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत, अब यहाँ से टफ पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। मैलफिसेंस किसको कहते हैं? ये सब बहुत ही टेक्निकल टर्म है। मैलफिसेंस का मतलब होता है परफॉर्मिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाबू के द्वारा परफॉर्मिंग एन एक्ट दैट इज इलीगल और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लेकिन अपने फायदे के लिए आप करते हो, इसको मैलफिसेंस कहते हैं। एक दूसरा होता है मिसफिसेंस। मिसफिसेंस है कि आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लेकिन आप कर इसलिए रहे हो कि कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट के पास में कोई बिल आया किसी कॉन्ट्रैक्टर का, और उसको पास करना लॉफुल है, वो एकदम सही काम हुआ है, लेकिन फिर भी वो तब पास कर रहा है जब कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसे दे रहा है, तो ये मिसफिसेंस है। और नॉन फिसेंस है
कि आप कर ही कुछ नहीं रहे हो, बस सिटिंग डक हो, बैठे हुए हो, डिले कर रहे हो, जो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हो। सो ये मैलफिसेंस जो है, ये क्या है? अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, गलत कर रहे हो। यहाँ पे वैसे तो सभी इसमें अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। वेग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रिंसिकली, मतलब एकदम बिल्कुल ही इंट्रिंसिकली लिंक्ड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो अब यहाँ देखोगे अकाउंटेबिलिटी, हिरार्की अकाउंटेबिलिटी से लिंक्ड है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपको मैंने बताया कितने सबऑर्डिनेट कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड अकाउंटेबिलिटी, आप एक सबऑर्डिनेट, ऑर्डर्स अकाउंटेबिलिटी, चूंकि इसमें एक को हटाना ही है तो हम ऑर्डर को हटाएंगे, तो 1 2 3 हो जाएगी। Who among the following writers concluded that people prefer jobs that afford opportunity for recognition, achievement and responsibility? अगेन वही हर्जबर्ग, अभी हमने पढ़ा ना, मोटिवेशन फैक्टर। तो कौन बोलेगा? यही कहेगा। इनकी बुक मेरे गाइड से या कहीं से भी देख लेना, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लाइक स्टेक, उसी में उन्होंने जो है 2 फैक्टर थ्योरी दिया है। यहाँ रेंसिस लाइकट भी दिखते हैं, कितनी सारी बातें हम लोगों ने की। मैस्लो जो है अपने हायरार्की ऑफ नीड के लिए, मैकग्रेगर एक्स वाई थ्योरी के लिए। हु हैज एनालाइज्ड लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स, मैंने आपको बताया भी था कि मेरी पार्कर फोलेट ने कई कई कॉन्सेप्ट दिए, उसमें से एक सर्कुलर रिस्पॉन्स है। सर्कुलर रिस्पॉन्स बेसिकली क्या कहता है? ये जैसे मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या छोड़ो, सबऑर्डिनेट और बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि कोई बॉस जो है, ये बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, कुछ भी एक लाइन कहता है, तो सबऑर्डिनेट केवल एक लाइन नहीं सुनता है, उसकी पिछली जितनी इंटरेक्शन हुई है उससे इस लाइन को मिला करके उसके मायने को सुनता है। और फिर जब सबऑर्डिनेट कुछ कहता है, तो बॉस भी जो है उसकी उस लाइन को, जवाब को नहीं सुनता है, उसके पिछले पूरे जवाब, उसके पूरे एटीट्यूड इस जवाब के साथ मिला के सुनता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रिस्पॉन्स। मतलब रिस्पॉन्स जो है ना, आपको एक तरफा नहीं होती है, ये मतलब आपके पूरे जो सर्कल में घूमती है, जितनी आज तक का रिस्पॉन्स हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहिए, नहीं तो वो आपकी बात का बहुत गलत असर होता है। इसका इसका एक एग्जांपल समझो। हस्बैंड ने कहा कि नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, और वाइफ ने आकर के सब्जी का प्लेट को जो है डस्टबिन में फेंक दिया कि मत खाइए। बहुत आपको देख के बहुत अजीब लगेगा, आप बोलोगे वाइफ, कोई भी वाइफ ऐसा कैसे बिहेव करेगी? वो सर्कुलर रिस्पॉन्स है, वो सुन रही है पिछले 10 साल या 20 साल जब से भी शादी हुई है, कि मेरा हस्बैंड मीन मैक निकालता है मेरे खाने में, कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और वो बहुत गुस्सा होती है। उसको ये लगता है कि ये सह क्यों नहीं लेता है, खाने में गलती हो सकती है। तो ये जो उसका रिस्पॉन्स है, जवाब है, वो सर्कुलर रिस्पॉन्स है, वो सारे पिछले सारे जो 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 रिस्पॉन्सेज है, उसका ये जवाब होता है, सर्कुलर रिस्पॉन्स। Which one of the following is a mainly discussed in the Next Society by Peter Drucker? तो नेक्स्ट सोसाइटी जो है, वो पूरा जो बुक था, इसका नाम था मैनेजिंग इन द नेक्स्ट सोसाइटी। उसमें एक आर्टिकल भी था, उसमें इससे था द नेक्स्ट सोसाइटी। तो मैनेजिंग इन द नेक्स्ट सोसाइटी में वो नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, नॉलेज वर्कर की बात करते हैं। इनफैक्ट ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नॉलेज वर्कर किसने कॉइन किया था? पीटर ड्रकर ने किया था। नॉलेज सोसाइटी आज बिल्कुल नॉलेज सोसाइटी है। अब तो जेन एआई के जमाने में तो आप देख सकते हो नॉलेज सोसाइटी। आप देख सकते हो कैसे कंप्यूटर साइंस और नॉलेज और हर फील्ड में नॉलेज कैसे जो है गाइड हमें कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द स्केलर सिस्टम? स्केलर सिस्टम मतलब हिरार्की। अब एकदम क्या लिखने की कोशिश करें, मेन कॉज ऑफ द स्केलर सिस्टम हिरार्की। स्केलर सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक, जो बॉस सबॉर्डिनेट, इसको हम हिरार्की कहते हैं, फॉर्मल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डॉक्ट्राइन ऑफ गुड डायरेक्टरशिप प्रिवलेंट एज ए मेथड ऑफ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक तरह से अरबिट भी। और ये फ्रांस में होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेना, मैंने पढ़ा आपके लिए, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना इतनी लंबी है वीडियो हमें, लेकिन को डायरेक्टरशिप जो है वो पढ़ लेना। 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी सेटअप किए गए इंडिया में किस साल? रूल बने थे 1989 में। इसको कहते हैं DRPSC, डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ये व्यवस्था लागू हुई 1989, लेकिन 1993 में पहली बार 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बने। बाद में जो मतलब हर डिपार्टमेंट के साथ एक कमेटी अटैच कर दिया, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, वो सालों भर उस डिपार्टमेंट का लेखा जोखा लेते हैं। इट इज ए वेरी पोटेंट method mechanism of legislative control over executive.
बाद में ये 17 जो है बढ़ के 24 हो गए 2004 में, ये भी याद कर लो। When was the first municipal corporation in India in Madras set up? अभी जो है एग्जाम हुई थी, मुझे लग रहा है CUT PG, उसमें ये पूछा गया था 1687, कई बच्चे इसको याद रखते हैं। एक तरह से अंग्रेज ठीक से आए भी नहीं थे मद्रास में, तभी वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया था। Who among the following studied the impact of computers on the hierarchical pyramid of an organization? अब यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैं केवल टिक मार रहा हूँ, आगे बढ़ो। Who among the following gave initial impetus to the evolution of organizational development, OD? तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यदि आए ना, तो आप कर्ट लेविन यदि कहीं दिखे तो उनको याद करो। यहाँ मैंने बहुत कुछ कहा है, इन सबको पढ़ना। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था टी ग्रुप, इसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च उन्हीं का लाया हुआ है, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, इस तरह का एक्शन रिसर्च, वर्क प्लेस पे रिसर्च। चेंज मैनेजमेंट मॉडल जो अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। फोर्स फील्ड एनालिसिस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कर्ट लेविन को याद करना है। Good governance and practicing civil society for development were discussed World Bank report of, मुझे लगता है 1992 की जो रिपोर्ट है उसमें गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया था। फिर भी मैं चूंकि मेमोरी से बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क लगा। ये मेट्रोपॉलिटन कमिटी कितने पॉपुलेशन के सेटअप होती है, मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया है, 10 लाख। यहाँ पे याद कर लो कि जो वार्ड कमिटी होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, कई वार्ड को मिला करके वार्ड एक कंस्टिट्यूंसी को कहते हैं, वो 3 लाख पॉपुलेशन से अधिक के लिए बनती है, ये भी याद कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो जो आर्टिकल है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, एक मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन प्लानिंग कमिटी, उसकी आर्टिकल भी देख लो। Which one of the one among the following is not a function of state secretariat? State secretariat क्या हुआ, जो स्टेट की डिपार्टमेंट होती है। जब आप किसी स्टेट में जाओगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उसको स्टेट सेक्रेटरीट कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं, जितनी मिनिस्ट्री है वो सब सेंट्रल सेक्रेटरीट है। तो वो क्या करते हैं, सबसे लंबा फ्रेज, सबसे सही, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस इन द, नो, ये नहीं है। इसमें है टू असिस्ट ए मिनिस्टर इन द, नॉट है, तो ये करेगी, मतलब, लेकिन ये टू असिस्ट ए मिनिस्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, ये भी है, तो वो ड्राफ्ट भी प्रिपेयर करेगी। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू असिस्ट द लेजिस्लेचर, ये भी करेगी, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी है, लेकिन लेजिस्लेचर को उसके वर्क में हेल्प जो है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, उसके लिए अपना उनका सेक्रेटरीट होता है, लोकसभा या विधानसभा के। Which of the following is not a standing committee of cabinet? कैबिनेट की कई स्टैंडिंग कमिटी है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमी, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS, एंड लाइक दैट कमिटी, कैबिनेट कमिटी जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर डोमेन के लिए जो कैबिनेट कमिटी है डिसीजन लेने के लिए, लाइक पार्लियामेंट्री कमिटी भी है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन नहीं है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी भी है। कैबिनेट कमिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्टैंडिंग कमिटी नहीं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, हु इन टर्न पार्लियामेंट में जो है उसको सबमिट करते हैं, जहां पब्लिक अकाउंट कमिटी उसको स्क्रूटनी करती है। अकॉर्डिंग टू मास्लो, मास्लो की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? तो पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, बीच में ये भी याद कर लो, अभी हमने देखा, फिर सेल्फ एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही है, बाकी देखना गलत होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन अब हो गया है कि ना तो फेडरिक टेलर ने और ना ही हर्बर्ट साइमन ने यूनिटी ऑफ कमांड को माना। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक सबऑर्डिनेट का केवल एक ही बॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन में, इसको नहीं माना उन्होंने, नो। तो यहाँ पे तो केवल टेलर है, बाकी सबने माना। द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है एक स्टाफ फंक्शन है, एक्सपर्ट एडवाइस देती है, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, और वही कैबिनेट की बैठक करवाती है और कैबिनेट के डिसीजन को का इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं उसका लेखा जोखा रखती है। कैबिनेट सेक्रेटरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन सिविल सर्वेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर माना जाता है, सो इट इज ए स्टाफ एजेंसी। जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जितने मिनिस्ट्री, वो लाइन एजेंसी है, लाइन मिनिस्ट्री भी कहते हैं उनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रेमाइसेस ऑफ बिहेवियरलिज्म अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन? डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के 8 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, ब्ला ब्ला, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अब इसमें से यदि आप देखोगे तो सब कुछ है, सिस्टमेटाइजेशन, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, वैल्यू कमिटमेंट जो है नहीं कर सकते।
वैल्यू कमिटमेंट जो है वो बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म में आई, जो उसके उसके भी जनक जो है डेविड स्टन ही माने, तो उन्होंने 7 क्रीडो दिया था, वही मेरे गाइड में पढ़ लेना. The idea of a permanent civil services in England originated in the report of, ये सब अब पता नहीं क्यों इंग्लैंड के जो सिविल सर्विसेज रिपोर्ट है उसके बारे में पूछते हैं. तो नॉर्थकॉट ट्रेवलिंग के बारे में पढ़ लेना, यहाँ मैंने दिया है. इससे मिलता जुलता जो है 1983 में पेंडल्टन सिविल सर्विसेज एक्ट जो आते हैं पेंडल्टन कमीशन के बारे में, उससे भी मेरिट बेस्ड एक सिविल सर्विसेज निकलती है यूएस में, और यहाँ निकलती है मेरिट बेस्ड परमानेंट सिविल सर्विसेज 1854 में यूके में. The function of public administration is to assure social stability by facilitating change. अब इस तरह के किसने कहा, कौन सोचता है, कौन जानता है? Fred Riggs in his work Prismatic Society Revisited does not talk about, very very difficult question but very very गहरा question. बेसिकली उन्होंने जो है एक बुक लिखा इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप की कुछ बुक थी, जिसमें उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्टेड होता है लार्जर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से, उस पर मैंने कई चीज आपको बताया है, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, हेट्रोजेनिटी. बाद में उन्होंने ये एक और बुक लिखी प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड. कई ऑथर जो है अपने ही कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं. उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे जो बहुत ज्यादा फोकस दिया था वो कहीं ठीक नहीं था. वो इवन डेवलप्ड कंट्री में जो है सोशल स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन करे ऐसा होता नहीं है. सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को उन्होंने जो है छोड़ दिया इस बुक में. वेरी वेरी डीप क्वेश्चन. जबकि पहले जो उनका अप्रोच था वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे बेस्ड था. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सुपीरियर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट. अब क्या ये होगा सबसे लंबा, इट्स अचीवमेंट एंड फेलियर आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी. कई एक्सटर्नल स्क्रूटनी पब्लिक स्क्रूटनी करती है, लेजिस्लेचर करती है. तो virtue of the fact it works according to procedure, maintain efficiency. मैं कहूंगा it has to promote public welfare, public spiritedness, public welfare. ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं है. बाकी तो ठीक है, उसकी भी स्क्रूटनी हो सकती है. I will go with D. Public administration is different from private administration in productivity दोनों की होती है. Legislative approval, चलो, judicious risk taking, financial return. Public administration is different from private administration. मैं कहूंगा कि एक तो देखो फाइनेंशियल रिटर्न में बहुत डिफरेंट है. यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है. यहाँ पे वेलफेयर पब्लिक का बढ़ाना है, पब्लिक वैल्यू बढ़ाना है. तो ये भी आप कह सकते हो, लेजिस्लेटिव अप्रूवल भी कह सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इवन बजट भी अपना अप्रूव कराना पड़ता है. तो किसके साथ जाओगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है. Which one of the following is a distinctive feature of a formal organization? Formal organization. Informal तो मैंने आपको कई जगह बताया है, जो टी स्टॉल में एम्प्लॉय बैठ के बातें करते हैं, कैंटीन में करते हैं, पानी पीते हुए एक्वागार्ड के स्टेशन के सामने करते हैं, लाइक दैट, ताश खेलते हुए करते हैं. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन रूल ऑफ बिहेवियर, कॉमन कोड ऑफ बिहेवियर, कॉमन वैल्यू तो नहीं होगा, कॉमन एट्रीब्यूट वर्कर का नहीं होगा, लेकिन कॉमन रूल होगा. कॉमन रूल, बिहेवियर का एक रूल है कि आपको डूज एंड डोंट करना है, कॉमन रूल होगा. या कॉमन कोड ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हो, लेकिन कॉमन रूल बेटर है. गैंग प्लैंक, मैंने अभी बताया आपको. लेवल जंपिंग, दो डिपार्टमेंट के बीच में मैनेजर आपस में इमरजेंसी होने पे सीधे बात कर सकते हैं, लेवल जंपिंग. हेनरी फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ये मैंने कई अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया. इम्पर्सनल है. मोनोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रेटिक यहाँ पे देखने में होता है, दिस रेफर टू ए सिस्टम वेयर देयर इज ए सिंगल हेड, मतलब सिंगल क्लियर यूनिफाइड स्ट्रक्चर है ऐसा, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन हेड है. मोनोक्रेटिक टाइप, तो मोनोक्रेटिक टाइप है, हायरार्की है, लेकिन इनफॉर्मल मेथड नहीं अपनाते हैं. नो, नो इनफॉर्मल मेथड. 36 नंबर क्वेश्चन देखिए. इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या कहा जाता था? यहाँ ना केवल इसी को याद मत कर लो कि ये फेडरल कहलाता था, क्योंकि 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जीओआई, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था. उसी के बेसिस पे हमने अपना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था दिल्ली में, उसको फेडरल कोर्ट कहा गया था. जो यूपीएससी थे उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट. अब बेसिकली क्या है ना, अभी उन्होंने सेक्रेटरिएट देखा. सेक्रेटरिएट और डायरेक्टरेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क किया था, जो इंग्लैंड से आया है. सेक्रेटरिएट जो होता है, सेक कह लो, और ये डायरेक्टोरेट है. सेक्रेटरिएट पॉलिसी बनाती है और ये जो है इंप्लीमेंट करती है, ऐसे समझो.
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस या डायरेक्टरेट ऑफ एनीथिंग। आप डायरेक्टरेट जो होती है जिसको हेड एक डायरेक्टर करता है, वो जनरली एग्जीक्यूटिंग बॉडी होती है, तो एग्जीक्यूट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो नॉट है तो एग्जीक्यूट करती है पॉलिसी। फील्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरली चूंकि एग्जीक्यूट करें तो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। कलेक्ट डेटा फॉर सजेस्टिंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन टू फ्रेम बेसिक, तो ये भी डेटा भी कलेक्ट करती है, बताती है कि देखो आप जो पॉलिसी बनाए उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करने में क्या परेशानी आती है। लेकिन बेसिक पॉलिसी सेक्रेटरिएट बनाती है, ना कि डायरेक्टरेट। तो डायरेक्टोरेट और सेक्रेटरिएट में फर्क समझो। Who among the following is hailed as the father of local self government in India? ये सब बहुत ही घिसा पिटा है, वैसे ही जैसे कि 1687 में मद्रास में बना म्यूनिसिपैलिटी, वैसे ही ये है लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हर्बर्ट साइमंस कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन अब हो गया है। हर्बर्ट साइमन जो है शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस से प्रभावित है, जिसमें कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे जोर था। लॉजिकल पॉजिटिविज्म मतलब वही चीजें केवल ट्रू नॉलेज है जो आइदर लॉजिकली कंसिस्टेंट हो, जैसे 2+2=4, जिसको कोई सेंस एक्सपीरियंस आप नहीं जानते हो, बस लॉजिकली कंसिस्टेंट है। या ट्रायंगल है तो इसका तीनों एंगल मिलके 360 होगा, ये सब लॉजिकल कंसिस्टेंट है। या अपने सेंस एक्सपीरियंस से छू के देख के टेस्ट करके हम उसको ट्रू समझ या ट्रू और फॉल्स टेस्ट कर पाए, इसी को हम ट्रू नॉलेज कहते हैं। इस पे जो बेस था कॉन्सेप्ट, इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते थे, मतलब साइंटिफिक। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी सेटअप? अभी हम लोगों ने देखा 243 ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस ओवर पीपल एंड नॉट पावर ओवर देम, किसने कहा होगा? MP फॉलेट ने। अभी हमने देखा ये बात, पावर ओवर वर्सेस पावर विद। Which was the first country to introduce the right to information? ऐसा कोई भी फर्स्ट है ना, फर्स्ट ओम्बड्समैन, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी भली चीज, तो आप स्वीडन को याद करो, गैस यदि पता ना हो तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट ऑफ एल्टन मायो? तो फर्स्ट इंक्वायरी जो है वो, जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट इंक्वायरी कहा गया था, हॉथरेनियन का हॉथरेनियन स्टडी था ही। शॉप मैनेजमेंट जो है टेलर का है, हम लोगों ने भी बुक भी देखा इस पे, द ग्रेट इल्यूमिनेशन तो उसकी थी। An organization system is concerned primarily with organization system, तो interdependent part and their interactions। यहाँ पे सेट ऑफ कनेक्टेड पार्ट भी है, लेकिन ये बेटर आंसर है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिस्टम अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे उसके इंटरकनेक्टेड पार्ट है, जो एनर्जी एंड मैटर से जो है इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और मिलकर एक होल बनाते हैं जो कि इनपुट लेती है एनवायरमेंट से, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है, फीडबैक भी होता है, और ये एक ओवर लार्जर एनवायरमेंट में काम करती है। सिस्टम अप्रोच टू ऑर्गेनाइज। बजट डिवीजन किस डिपार्टमेंट, जो अभी हमने देखा ना 6 डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है उसमें बजट डिवीजन होती है, जो बजट बनाती है। Which one of the following was not identified by Robert Dahl as an issue in the science of public administration? उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। उसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी एक साइंटिफिक विधा नहीं बन सकती है, साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है ह्यूमन बिहेवियर जो साइंटिफिक नहीं होता है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, कल्चर, वैल्यूज एंड नीड फॉर नॉर्मेटिव, मतलब वैल्यू इसमें आना ही आना है, नॉर्मेटिव कभी पूरा इंपेरिकल नहीं हो सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल एंटीथेटिकल है जो उन्होंने कहा था। इस 3 प्रॉब्लम के चलते कभी साइंस नहीं हो सकती है। इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंटल और ओरिएंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द चीफ रोल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? यदि उसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो एज ए कोऑर्डिनेटर उसको फंक्शन करना पड़ेगा, ना एज ए रूलर, ना मैनेजर, ना सुपर मैनेजर हो सकता है, लेकिन बेस्ट है कोऑर्डिनेटर। अदरवाइज तो कलेक्टर जो है क्या है, रूलर की तरह बिहेव करता है। Consider the following factors: nature of work, age of agency, leadership, लोग देखो पहले ही इसका आंसर में से चलते हैं। ये सब जो फैक्टर है ना, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करती है कि एक बॉस किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली हैंडल कर सकता है। ये डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा नेचर ऑफ वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन पुराना है कि नया है, लीडरशिप की स्टाइल क्या है, लोकेशन कितना दूर दूर ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड यूनिट है, span of control. Who among the following is not in favor of coordination as a separate function? अब ये क्वेश्चन बहुत डीप है। मुनी एंड रिले,
ने ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको कोई एक्सप्लिसिट उन्होंने कोई फंक्शन नहीं कहा था, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्गेनाइजेशन। यही बात चेस्टर बर्नार्ड भी कहा था। बिहेवियरल अप्रोच रिकॉग्नाइजेस 3 फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो 3 फैक्टर्स क्या है? तो ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत डिफिकल्ट है। अब आप याद करो कि इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस, ये उन्होंने कहा था रैशनल डिसीजन मेकिंग में, हर्बर्ट साइमन ने। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा था जो इंटेलिजेंस फेज है वो वैल्यू बेस्ड होती है। आप प्रॉब्लम किसको मानते हो आपके वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो सेकंड फेज है इंटेलिजेंस, वो प्योर फैक्ट है। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है हर अल्टरनेटिव का। और थर्ड फेज जो है वो पॉलिसी, वही है जो चुन लेना बेस्ट अल्टरनेटिव को। तो वैल्यू, फैक्ट, पॉलिसीज। Which one of the following is not method of promoting participatory leadership? Not। तो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप देखोगे, क्वालिटी सर्कल्स, लोग मिल करके क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, सजेशन स्कीम, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, सब मिल करके नए नए आइडिया जनरेट करते हैं, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग। वर्क स्टडी तो एक्सटर्नल होता है, और ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का तरीका या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं है। कार्ल मार्क्स रिगार्डेड ब्यूरोक्रेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट रूलिंग क्लास प्रमोटिंग इट्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट। मतलब ब्यूरोक्रेसी क्या है? जो कि कैपिटलिस्ट क्लास के हित के लिए काम करती है। सबसे लंबा फ्रेज सबसे सही। इफिशिएंसी रिकॉर्ड मेथड जो है, डिटरमिनिंग द मेरिट ऑफ ब्यूरो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, किस कंट्री में है? इसको रट सकते हो, मुझे अब याद हो गया, कई जगह पूछा गया, यूएसए। इफिशिएंसी रिकॉर्ड। द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स गोज विद। मतलब देखो क्या होता है कि सिविल सर्वेंट जो है पर्दे के पीछे काम करते हैं। यदि आप कहीं पे कुछ हो गया, कोई ऐसा पॉलिसी में कोई गलत हो गया, तो मिनिस्टर जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आके टीवी पे जो जवाब, नॉर्मली दे आर नॉट सपोज टू स्पीक टू द पीपल, टू द मीडिया। एनोनिमिटी, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है, मैंने आपको बताया अभी तक कहीं पे कि ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सिविल सर्वेंट, वो मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि फेस होते हैं डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के पब्लिक के लिए, और वो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो है पीपल को। तो इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर सीधा पीपल के अकाउंटेबल नहीं होते हैं कि आप सीधा कैमरे के सामने आ जाइए और बोलिए। और इसीलिए कैमरे के सामने आ करके बाइट देने से जो है बुरा माना जाता है। अभी एक बहुत बड़े ऐसा केरला में हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत बड़े ऑफिसर को, कि मीडिया में वो बाइट दे रहे थे। सो इट इज जो एनोनिमिटी है, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे है। मतलब मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है पीपल के लिए, आप नहीं। चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द, मतलब आप इनडायरेक्टली हो। चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 112 3 कहता है जो बजट के बारे में, कि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक चार्ज, एक वोटेड। वोटेड एक्सपेंडिचर जो है वो पार्लियामेंट उस पर वोट करेगी तभी एग्जीक्यूटिव निकाल सकता है। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो उस पर वोटिंग नहीं होती है, सीधा वो जो है वोटेड में जोड़ करके और अप्रोप्रिएशन बिल पास कहते हैं। ये ऐसे हैं जो कि एक तरह से गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, जैसे जजेस की सैलरी है, या सॉवरेन गारंटी है, उस टाइप की कोर्ट की फी है, लाइक दैट, या इंटरेस्ट पेमेंट है फॉरेन का। तो इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखो कि यहाँ जो लिखा गया है सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कोई मीनिंग नहीं है। इट इज नॉट सबमिटेड वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों देखो, इट इज नॉट सबमिटेड, यहाँ सबमिटेड लिख दिया है, ओके। इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। आपके आंख को भी ये इतना कठिन क्वेश्चन पूछ के आपको भरमा भी रहा है कि आप कहीं इस पे अटक ना जाओ। इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, चार्ज एक्सपेंडिचर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल क्यों करती है मंडोमोस या क्यों वारंटो? क्योंकि जो सिटीजन की राइट है उसको प्रिजर्व किया जाए, इसीलिए कोर्ट जो है इंटरवीन करती है, और वो आदेश देती है एग्जीक्यूटिव को कि ये करो, कानून के अनुसार करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टिमेट? बजट एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री तो बजट प्रिपरेशन करती है, अपने बजट को प्रिपेयर करती है। प्लानिंग कमीशन अब तो नहीं, लेकिन एक समय में जब प्लानिंग कमीशन थी तो बजट में प्लान्ड एक्सपेंडिचर होती थी, तो वो भी उसमें जुड़ते थे, क्योंकि वही डिसाइड करते थे। प्राइम मिनिस्टर जो है सीधे बजट एस्टिमेट में नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सिटीजन पार्टिसिपेशन मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सिटीजन यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो रिस्पॉन्सिव होगा, इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन लेस एफिशिएंट होगा। क्यों? बहुत अजीब सी बात है, ये डीपर क्वेश्चन है। यदि सिटीजन को बार बार, मान लो कि आप, जैसे अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश की कि ये पॉलिसी बनना चाहिए, अब मोहल्ला में जगह जगह पूछो हाथ उठा के, कितना टाइम लग जाएगा।
इफिशिएंट का मतलब ये होता है बहुत तेजी से डिसाइड करना, बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करना, वो कम होती है। लेकिन जब यदि पब्लिक से पूछ के कोई काम करोगे, पार्टिसिपेटिव होगा, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसके लिए कर रहे हो उसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इफिशिएंट कम होगा, थोड़ा स्लगिश हो जाएगा, ध्यान देना। रिस्पॉन्सिव का मतलब वो तो पीपल के ही रिस्पॉन्स पे हो रहा है, और ट्रांसपेरेंट होगा, पीपल जानती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? अब यहाँ पे ना मेरे अनुसार से ये सब कुछ करती है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की ग्रुप ए बी सी डी, ये डीओपीटी जो कार्मिक विभाग है उसकी एक डिपार्टमेंट करती है। चलो मैंने यहाँ लिख भी दिया है तो इसको, लेकिन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिन, ये सब जो है यूपीएससी करती है। द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, सिविल सोसाइटी किसको कहते हैं? जो कि गवर्नमेंट नहीं है, जो मार्केट भी नहीं है। थर्ड सेगमेंट जो है सिविल सोसाइटी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या जो ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो सोशल मूवमेंट होते हैं, लाइक इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस टाइप के। तो इसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या रोल है? वो प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं होते हैं, ये एनजीओ भी होते हैं, तो इसको क्या कहोगे? प्रेस तो वो है नहीं। इन दोनों में चुनना हो तो चलो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जनरली सिविल सोसाइटी के कोड होते हैं। द बॉडी ऑफ एपेक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस, ये इसको रट लो। उसको फ्रेंच में कहते हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है जनरल कोर्ट से बिल्कुल अलग है। लोअर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, मिडिल लेवल पे कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अपील है, और हाईएस्ट लेवल पे काउंसिल ऑफ स्टेट है। वही पूछ रहे हैं, द बॉडी एट द एपेक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम है, इसलिए इसको रट लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडिट? कौन ट्रू नहीं है? ऑडिट इज मोस्टली लिमिटेड टू एक्सपेंडिचर साइड ओनली। चलो इसको अभी देख लेते हैं। ऑडिट इन इंडिया इज ए यूनियन सब्जेक्ट, सही है। इंटीग्रेटेड होती है, सीएजी उसको देखती है। ऑडिट एग्जामिन्स द क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोप्राइटी मतलब सही ढंग से किया गया कि नहीं, आपने इथिक्स को ध्यान में रख के, इंटीग्रिटी को ध्यान में रख के किया है कि नहीं। ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नो। ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेचर, ये ध्यान देना। तभी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसका लेखा जोखा लेती है। तो ये जो है गलत हो गया। इसका मतलब ऑडिट इज मोस्टली लिमिटेड टू एक्सपेंडिचर साइड की, खर्च जो होता है उसको पोस्टमार्टम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए पब्लिक कॉर्पोरेशन? पब्लिक कॉर्पोरेशन लाइक बीएसएनएल, एमटीएनएल, गेल, सेल, भेल, ये जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, नॉट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट नेसेसरली। कई जो है बिना एक्ट के बने हुए हैं, सीधे कैबिनेट के रिजोल्यूशन से। इट इज सब्जेक्ट टू बजट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिट लॉ एंड प्रोसीडिंग अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल। इट इज लीगल बॉडी कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड, अपना उसका एक पर्सनैलिटी होता है। इट इज अंडर स्टेट ओनरशिप, लेकिन ये गलत है। Which one of the following is not a primary function of the accounting system? Accounting system का primary function क्या नहीं है? To reveal financial health of the organization होगा, to protect those who handle funds, no, why to protect? To prevent unnecessary adjustment in expenditure, ठीक है, to help auditing, right? Which one of the following writs examine the procedure of inferior court to tribunal? ये जो देखती है कि आप अपने दायरे में काम कर रहे हो कि नहीं, inferior court को वो सर्ट्यूरी प्रोविजन में तो सीधा रोक देती है। क्यों वारंट में पूछती है किस अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई किए हो, बताओ। और मांडुमस है, रूल ऑफ लॉ के अनुसार एक्ट करो, यू एग्जीक्यूटिव। Who among the following describe public administration as a subject matter in search of discipline and said that there was no single dominant analytical paradigm in the field? ये कहने वाले ड्वाइट वॉल्डो थे। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ये मिल जाता है आपको नेट पे। उन्होंने लिखा था द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक, सॉरी उन्होंने नहीं लिखा था, ये मैंने यहाँ दिया, विंस्टन ऑस्ट्रॉम के बारे में दिया, छोड़ दो। ड्वाइट वॉल्डो जो है वो, उन्होंने भी लिखा है टर्बुलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्बुलेंट टाइम। उन्होंने काफी इस पे टर्बुलेंस पे काम किया है। डेमोक्रेसी, हिपोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नाम का वर्ड बुक भी उन्होंने लिखा है। The public choice model known as the paradigm of democratic administration was advocated by, तो पब्लिक चॉइस जैसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय विंसेंट ऑस्ट्रोम को याद करो, उनकी इस बुक को याद करो, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विंसेंट ऑस्ट्रोम। मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो बेहद बेहद लंबा हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा। Who among the following mooted the Minobrook Conference of 1968? मैंने कितनी बार बताया कि ये ड्वाइट वॉल्डो, वही ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी ने इसके चैंपियन थे, आर्किटेक्ट थे। फ्रैंक मैरिनी ने एक बुक लिखा टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक
perspective. Who among the following said that in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence? अभी हम लोगों ने देखा पीटर, उनका पूरा नाम था लॉरेंस जे पीटर। तो आप प्रमोशन पाते हो अपने प्रीवियस अचीवमेंट पे, लेकिन जब आप नहीं अचीव कर पाते हो तो अटक जाते हो हाईएस्ट लेवल पे। यही जो है पीटर्स एक पीटर्स आयरनी है, या आप समझ लो एक एक सच्चाई जो बहुत अजीब सी लगती है, जो एक तरह का ऑक्सीमोरोनिक लगता है। मतलब आपको सुनने में लगता है कि हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ आदमी मोस्ट इनकम्पिटेंट होता है, क्योंकि उससे वो निकल नहीं पा रहा है, अदरवाइज वो उससे भी ऊपर पहुंच जाता। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर्स कि एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस हो, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी बेस्ड है ये, ना कि एक्सेप्टेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग पोस्ट कॉप? तो पोस्ट कॉप यहाँ पे फिर से मैंने दे दिया, मैंने तो पढ़ा भी था पहले, तो इसमें से कम्युनिकेटिंग तो आएगी नहीं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग सब आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, कलेक्ट करता है लैंड रेवेन्यू, इंप्लीमेंट करता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कर सकता है, कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है एज पर आर्टिकल 243 के। इसको रट लो, ये बहुत जगह पूछा जाता है। अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ? ये सभी इसमें आते हैं। ये पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया, इनवैलिड क्वेश्चन है। एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, मनी रेज फ्रॉम ऑल सोर्स, ऑल रेवेन्यू रिसीट, खजाना है, उसमें सब कुछ आता है। केवल क्या नहीं आता है, जब गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है ना, लाइक बॉन्ड इशू करती है, लेकिन जो रेज्ड फ्रॉम लोन जो है ना, वो जो एक्सटर्नल लोन है वो भी इसमें आता है। इंटरनल लोन जो है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है, पब्लिक अकाउंट में, तो इसलिए ये भी इसमें आएगा। बहुत ही डिफिकल्ट, लेकिन चूंकि लोन लिखा है तो आप इसको सी को मार सकते हो। इंटरनल लोन जो है पब्लिक अकाउंट में जाती है, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाती है। तो ये जो आर्टिकल है 266, उसमें कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट की बात की गई। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो जो मैराथन वीडियो है पसंद आया होगा। और यदि इसको आप कई बार देखोगे, पहली बार तो आप इसको 2 घंटे 1.5 घंटे देख लो, लेकिन दूसरी बार इसको 1 घंटे में देखो, तीसरी बार आधे घंटे में, बढ़ा बढ़ा करके देखो, और आपको ये बेहद बेहद हेल्प करेगा जो 9 मई को सीपीईटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। गुड विशेष। और यदि आप शामिल होना चाहते हो लास्ट मिनट में भी, जो जेएमआई, सीपेट, एएमयू, सीपीजी के जो बैच चल रहे हैं, तो आप अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर इस पे भेज सकते हो। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। कोशिश करेंगे आपके सवालों को हल करने की, यदि वो 1-2 लाइन में जवाब दिया जा सके तो। मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।